कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र यूरोप को एक भूत आतंकित कर रहा है, कम्युनिज्म का भूत। इस भूत को भगाने के लिए पोप और जार, मेटरनिख और गीजो, फ्रांसीसी उग्रवादी और जर्मन पुलिस के भेदिए बूढ़े यूरोप के सारे सत्ताधारी एक हो गए हैं। कौन सी ऐसी विरोधी पार्टी है जिसे उसके सत्तारूढ़ विरोधियों ने कम्युनिस्ट कहकर कोसा न हो? कौन सी ऐसी विरोधी पार्टी है जिसने कम्युनिज्म के कलंकपूर्ण लांछन को उल्टे अपने से अधिक आगे बढ़ी हुई विरोधी पार्टियों और अपने प्रतिक्रियावादी विरोधियों पर भी न लगाया हो? इस तथ्य से दो बातें निकलती हैं। एक, यूरोप के सभी सत्ताधारियों ने स्वीकार कर भी लिया है कि कम्युनिज्म स्वयं एक शक्ति है। दो, समय आ गया है कि कम्युनिस्ट खुलेआम तमाम दुनिया के सामने अपने विचारों, उद्देश्यों और अपनी प्रवृत्तियों को प्रकट करें और स्वयं पार्टी के घोषणापत्र के जरिए कम्युनिज्म के भूत की इस नानी की कहानी का खंडन कर दें। इसी उद्देश्य से विभिन्न जातियों के कम्युनिस्ट लंदन में जमा हुए हैं और उन्होंने निम्नलिखित घोषणापत्र तैयार किया है, जो अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, इतालवी, फ्लेमिश और डैनिश भाषाओं में प्रकाशित किया जाएगा। 1. बुर्जुआ और सर्वहारा। बुर्जुआ से मतलब आधुनिक पूंजीपति वर्ग से, अर्थात सामाजिक उत्पादन के साधनों के स्वामियों, उजरती श्रम का उपयोग करने वालों से है। सर्वहारा से मतलब आधुनिक उजरती मजदूरों से है, जिनके पास उत्पादन का स्वयं अपना कोई साधन नहीं होता, इसलिए जो जीवित रहने के लिए अपनी श्रम शक्ति बेचने को विवश होते हैं। आज तक अस्तित्वमान समस्त समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। स्वतंत्र नगारिक और दास, पैट्रिशियन और प्लेबियन, सामंत और भूदास, गिल्ड मास्टर और कमेरा, संक्षेप में उत्पीड़क और उत्पीड़ित एक दूसरे का अविरत विरोध करते, निरंतर कभी छिपी तो कभी प्रकट लड़ाई लड़ते आए हैं। ऐसी लड़ाई जिसका अंत हर बार या तो पूरे समाज के क्रांतिकारी पुनर्गठन में या संघर्षरत वर्गों आम बर्बादी में हुआ है। गिल्ड मास्टर से मतलब गिल्ड के अध्यक्ष से नहीं, उसके पूर्ण अधिकार प्राप्त सदस्य से है, जिसे गिल्ड के भीतर मास्टर का स्थान प्राप्त था। इतिहास के पूर्ववर्ती युगों में हम प्रायः हर जगह विभिन्न सामाजिक श्रेणियों में विभाजित समाज का एक पेचीदा ढांच, सामाजिक श्रेणियों का नाना रूप सोपान पाते हैं। प्राचीन रोम में पैट्रिशियन, नाइट, प्लेबियन और दास मिलते हैं। मध्ययुग में सामंत, अधीनस्थ, जागीरदार, गिल्ड मास्टर, कमेरे, भूदास दिखाई देते हैं और लगभग इन सभी वर्गों में फिर गौण सोपान हैं। आधुनिक बुर्जुआ समाज ने, जो सामंती समाज के ध्वंसावशेष से उपजा है, वर्ग विरोधों को खत्म नहीं कर दिया है। उसने बस पुराने के स्थान पर नए वर्गों, पुरानी के स्थान पर उत्पीड़न की नई अवस्थाओं और पुराने के स्थान पर संघर्ष के नए रूपों को ही स्थापित किया है। तथापि दूसरे युगों की तुलना में हमारे युग का, बुर्जुआ युग का विशिष्ट लक्षण यह है कि इसने वर्ग विरोधों को सरल बना दिया है। समूचे तौर पर समाज दो विशाल शत्रु शिविरों में, एक दूसरे के खिलाफ खड़े दो विशाल वर्गों, बुर्जुआ और सर्वहारा में अधिकाधिक विखंडित होता जा रहा है। मध्ययुग के भूदासों से प्रारंभिक नगरों के अधिकार पत्र प्राप्त बर्गर पैदा हुए। इन्हीं बर्गरों से आगे चलकर बुर्जुआ के पहले तत्वों का विकास हुआ। अमेरिका की खोज और आशा अंतरीप होकर समुद्री रास्ते के निकाले जाने ने उदीयमान बुर्जुआ के लिए नया क्षेत्र उन्मुक्त कर दिया। ईस्ट इंडियन और चीनी बाजारों, अमेरिका के उपनिवेशों के साथ व्यापार, विनिमय साधनों और सामान्यतया जिंसों में वृद्धि ने वाणिज्य, नौपरिवहन और उद्योग को अभूतपूर्व आवेग और फलस्वरूप लड़खड़ाते हुए सामंती समाज में क्रांतिकारी तत्व को तीव्र विकास का अवसर प्रदान किया। उद्योग की सामंती प्रणाली, जिसमें औद्योगिक उत्पादन पर समृद्ध गिल्डों का एकाधिकार था, अब नए बाजारों की बढ़ती हुई जरूरतों की पूर्ति के लिए काफ़ी नहीं रह गई। उसकी जगह मैन्युफैक्चर ने ले ली। गिल्ड मास्टरों को मैन्युफैक्चरिंग मध्यवर्ग ने एक ओर धकेल दिया। अलग अलग समाहारी गिल्डों के बीच श्रम विभाजन हर अकेली कार्यशाला के श्रम विभाजन के आगे लुप्त हो गया। इस बीच बाजार बराबर बढ़ते गए और मांग बराबर चढ़ती गई। ऐसी दशा में मैन्युफैक्चर भी नाकाफी सिद्ध होने लगा। तब भाप और मशीन औद्योगिक उत्पादन में क्रांति कर दी। मैन्युफैक्चर का स्थान बड़े पैमाने के आधुनिक उद्योग ने और औद्योगिक मध्यवर्ग का स्थान औद्योगिक लखपतियों ने, पूरी की पूरी औद्योगिक सेनाओं के नायकों ने, आधुनिक बुर्जुआओं ने ले लिया। आधुनिक उद्योग ने विश्व बाजार की स्थापना की है, जिसके लिए अमेरिका की खोज ने पथ प्रशस्त किया था। इस बाजार ने वाणिज्य, नौपरिवहन और स्थल संचार का जबरदस्त विकास कर दिया है। अपनी बारी में इस विकास ने उद्योग के विस्तरण पर प्रभाव डाला और जिस अनुपात में उद्योग, वाणिज्य, नौपरिवहन और रेलों का प्रसार हुआ, उसी अनुपात में बुर्जुआ वर्ग का विकास हुआ। उसने अपनी पूंजी को बढ़ाया और मध्ययुग से चले आते प्रत्येक वर्ग को पृष्ठभूमि में धकेल दिया। चुनांचे हम देखते हैं कि आधुनिक बुर्जुआ वर्ग स्वयं किस तरह विकास की एक लंबी प्रक्रिया की, उत्पादन तथा विनिमय विधियों में क्रांतियों के एक पूरे सिलसिले की उपज है। बुर्जुआ वर्ग के विकास के हर पग के साथ उस वर्ग की तदनुरूप राजनीतिक उन्नति हुई।
सामंती अभिजातों के प्रभुत्व काल में एक उत्पीड़ित वर्ग, तो मध्ययुगीन कम्यून में एक सशस्त्र और स्वशासी साहचर्य, यहाँ जैसे इटली और जर्मनी में स्वतंत्र नगर गणराज्य, तो वहाँ जैसे फ्रांस में राजतंत्र की करदेय तीसरी श्रेणी। आगे चलकर मैन्युफैक्चर के ज़माने में अभिजात वर्ग के खिलाफ अर्धसामंती अथवा निरंकुश राजतंत्र के लिए प्रतिसंतुलक का और वास्तव में आमतौर पर शक्तिशाली राजतंत्रों की आधारशिला का काम करने के बाद बुर्जुआ वर्ग ने अंततः आधुनिक उद्योग और विश्व बाजार की स्थापना के बाद से आधुनिक प्रातिनिधिक राज्य में अपने लिए अनन्य राजनीतिक प्रभुत्व जीत लिया है। आधुनिक राज्य की कार्यपालिका पूरे बुर्जुआ वर्ग के सामान्य मामलों का संचालन करने वाली समिति के अलावा और कुछ नहीं है। इटली और फ्रांस के नगरवासियों ने अपने नगर समुदायों को सामंती प्रभुओं से स्वशासन के अपने प्रारंभिक अधिकारों को खरीद लेने या छीन लेने के बाद यही नाम दिया था। बुर्जुआ वर्ग ने इतिहास में बहुत ही क्रांतिकारी भूमिका अदा की है। बुर्जुआ वर्ग ने जहां भी उसका पलड़ा भारी हुआ है, सभी सामंती पितृसत्तात्मक सौम्य संबंधों का अंत कर दिया है। उसने मनुष्य को अपने स्वाभाविक श्रेष्ठों के साथ बांध रखने वाले नाना प्रकार के सामंती संबंधों की निर्ममतापूर्वक रद्दाजियां उड़ा दी है और नग्न आत्मस्वार्थ के, नकद पैसे कौड़ी के हृदय शून्य व्यवहार के सिवा मनुष्यों के बीच और कोई दूसरा संबंध बाकी नहीं रहने दिया है। धार्मिक श्रद्धा के स्वर्गोपम आनंदातिरेक को, विरोचित उत्साह और कूपमंडूकतापूर्ण भावुकता को उसने स्वार्थमय हिसाब किताब के बर्फीले पानी में डुबा दिया है। मनुष्य के वैयक्तिक मूल्य को उसने विनिमय मूल्य में परिणत कर दिया है और अनगिनत अलोप्य प्रदत्त तथा अर्जित स्वाधीनताओं की जगह उस एक अनैतिक स्वाधीनता की स्थापना की है जिसे मुक्त व्यापार कहते हैं। एक शब्द में, धार्मिक और राजनीतिक भ्रांतियों के आवरण के पीछे छिपे शोषण के स्थान पर उसने नग्न, निर्लज, प्रत्यक्ष और पाशविक शोषण की स्थापना की है। जिन पेशों के संबंध में अब तक लोगों के मन में आदर और श्रद्धा की भावना थी, उन सभी का प्रभामंडल बुर्जुआ वर्ग ने छीन लिया है। डॉक्टर, वकील, पुरोहित, कवि और वैज्ञानिक सभी को उसने अपने वेतनभोगी उजरती मजदूर बना लिया है। बुर्जुआ वर्ग ने परिवार के ऊपर से भावविकता के पर्दे को उतार फेंका है और पारिवारिक संबंध को मात्र एक धन संबंध में बदल दिया है। बुर्जुआ वर्ग ने ये प्रकट कर दिया है कि यह क्यों कर हुआ कि मध्य युग में जीवन शक्ति के उस बर्बर प्रदर्शन ने, जिसकी प्रतिक्रियावादी लोग इतनी तारीफ करते हैं, अपना स्वाभाविक अनुपूरक अकर्मण्यता और आलस्य में ही पाया। उसने सबसे पहले दिखलाया कि मानव की क्रियाशक्ति क्या कुछ कर सकती है। उसने ऐसे चमत्कारों का सर्जन किया है जो मिस्र के पिरामिडों, रोम की जल प्रणाली और गौथिक गिरजाघरों से कहीं अधिक आश्चर्यजनक हैं। उसने ऐसे ऐसे अभियानों का आयोजन किया है जिनके आगे समस्त पूर्ववर्ती जातियों के निष्क्रमण और धर्मयुद्ध फीके पड़ जाते हैं। उत्पादन उपकरणों में और फलतः उत्पादन संबंधों में और उनके साथ समाज के समस्त संबंधों में लगातार क्रांति लाए बिना बुर्जुआ वर्ग जीवित नहीं रह सकता। इसके विपरीत, सभी पूर्वगामी औद्योगिक वर्गों के अस्तित्व की पहली शर्त पुरानी उत्पादन विधियों को ज्यों का त्यों बनाए रखना थी। उत्पादन का निरंतर क्रांतिकरण, सभी सामाजिक अवस्थाओं में लगातार उथल पुथल, चिरंतन अनिश्चितता और हलचल, ये चीज़ें बुर्जुआ युग को सभी पूर्ववर्ती युगों से अलग करती है। सभी स्थिर और जड़ीभूत संबंध अपने सहगामी प्राचीन तथा पूज्य पूर्वग्रहों और मतों सहित ध्वस्त हो जाते हैं और सभी नवनिर्मित संबंध जड़ीभूत होने के पहले ही पुराने पड़ जाते हैं। जो कुछ भी ठोस है वह हवा में उड़ जाता है, जो कुछ पावन है वह भ्रष्ट हो जाता है, और मनुष्य को आखिरकार संजीदा नज़र से जीवन की वास्तविक हालतों को और मानव के परस्पर संबंधों को देखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अपने उत्पादों के लिए निरंतर विस्तारमान बाजार की ज़रूरत बुर्जुआओं का दुनिया भर में पीछा करती है। उसे हर जगह घुसना, हर जगह पैर जमाना, हर जगह संपर्क कायम करना होता है। विश्व बाजार का अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर बुर्जुआ वर्ग ने उत्पादन और उपभोग को हर देश में सार्वभौमिक स्वरूप दे दिया है। प्रतिक्रियावादियों को अत्यंत उद्विग्न करते हुए उसने उद्योग के पैरों के नीचे से उस राष्ट्रीय आधार को खींच लिया है जिस पर वह खड़ा था। पुराने जमे जमाए सभी राष्ट्रीय उद्योग या तो नष्ट कर दिए गए हैं या हर रोज नष्ट किए जा रहे हैं। उनका स्थान नए उद्योग ले रहे हैं जिनका समारंभ सभी सभ्य राष्ट्रों के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन जाता है। ऐसे उद्योग जो अब देश कच्चे माल का नहीं बल्कि दूरतम क्षेत्रों से लाए कच्चे माल का उपयोग करते हैं। ऐसे उद्योग जिनके उत्पादों का उपभोग सिर्फ स्वदेश में ही नहीं बल्कि पृथ्वी के हर कोने में किया जाता है। पुरानी आवश्यकताओं की जगह जो स्वदेशी चीज़ों से तुष्ट हो जाती थीं, अब नई आवश्यकताएं पैदा हो गई हैं जिनकी तुष्टि के लिए दूर देशों और भूभागों के उत्पादों की ज़रूरत होती है। पुरानी स्थानीय और राष्ट्रीय पृथकता और आत्मनिर्भरता का स्थान चौतरफा संसर्ग ने, राष्ट्रों को सार्वभौम परस्पर निर्भरता ने ले लिया है। और भौतिक उत्पादन की ही तरह बौद्धिक उत्पादन के क्षेत्र में भी समान रूप से यही बात है।
अलग अलग राष्ट्रों की बौद्धिक कृतियां सामान्य संपत्ति बन गई हैं। राष्ट्रीय एकांगिता और संकीर्णता अधिकाधिक असंभव होती जा रही हैं, और नानसंख्या राष्ट्रीय तथा स्थानीय साहित्यों से एक विश्व साहित्य उदित हो रहा है। सभी उत्पादन उपकरणों में तीव्र सुधार और अत्यंत सुकृत संचार साधनों के जरिए बुर्जुआ वर्ग सभी, यहाँ तक कि बर्बर से बर्बर राष्ट्रों को भी सभ्यता की परिधि में खींच लाता है। उसके मालों के सस्ते दाम, यही वह भारी तोपखाना है जिसकी सहायता से वह सभी चीनी दीवारों को ढहा देता है और विदेशियों के प्रति बर्बर जातियों की अत्यंत अदम्य घृणा को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देता है। वह प्रत्येक राष्ट्र को अन्यथा विलुप्त हो जाने के भय से बुर्जुआ उत्पादन प्रणाली अपनाने के लिए मजबूर करता है। वह उन्हें इसके लिए मजबूर करता है कि जिसे वह सभ्यता कहता है वे उसका अपने बीच प्रचलन करें, अर्थात खुद बुर्जुआ बन जाएं। संक्षेप में, वह अपने ही सांचे में ढली दुनिया का निर्माण करता है। बुर्जुआ वर्ग ने देहात को शहर के प्रभुत्व के अधीन कर दिया है। उसने विराट नगर स्थापित कर दिए हैं, देहाती आबादी की तुलना में शहरी आबादी में अत्यधिक वृद्धि कर दी है और इस प्रकार आबादी के एक बड़े भाग को देहाती जीवन की जड़ता से मुक्त कर दिया है। जिस तरह से उसने देहात को शहर का आश्रित बना दिया है, उसी तरह उसने बर्बर और अर्धबर्बर देशों को सभ्य देशों का, कृषक राष्ट्रों को बुर्जुआ राष्ट्रों का, पूरब को पश्चिम का आश्रित बना दिया है। आबादी की, उत्पादन साधनों और संपत्ति की छितरी हुई अवस्था का बुर्जुआ वर्ग अधिकाधिक अंत करता जाता है। उसने आबादी को संकुलित कर दिया है, उत्पादन साधनों को केंद्रीकृत कर दिया है और संपत्ति को चंद लीगों के हाथों में संकेंद्रित कर दिया है। इसका अनिवार्य परिणाम राजनीतिक केंद्रीकरण था। अपने अलग हितों, कानूनों, शासनों और कर प्रणालियों के साथ पहले के स्वतंत्र अथवा आपस में ढीले ढाले ढंग से ही संबद्ध प्रांत एक शासन, एक विधि संहिता, एक राष्ट्रीय वर्ग हित, एक सीमा और एक सीमा शुल्क दर के साथ एक राष्ट्र में समूहबद्ध हो गए हैं। अपने मुश्किल से 100 साल के शासनकाल में बुर्जुआ वर्ग ने उससे अधिक शक्तिशाली और प्रचंड उत्पादक शक्तियां उत्पन्न कर दी हैं कि जितनी पिछली तमाम पीढ़ियों ने मिलकर भी नहीं की थीं। प्राकृतिक शक्तियों का मनुष्य द्वारा वशीभूत किया जाना, मशीनें, उद्योग और कृषि में रसायन का उपयोग, वाष्पचालित जहाजरानी, रेलें, विद्युत तार संप्रेषण, पूरे के पूरे महाद्वीपों का खेती के लिए साफ किया जाना, नदियों का जहाजरानी के उपयुक्त बनाया जाना, पूरी आबादियों का मानव छूमंतर से पैदा हो जाना, किस पूर्ववर्ती सदी में ये सोचा भी जा सकता था कि सामाजिक श्रम की गोद में ऐसी उत्पादक शक्तियां सोई पड़ी हैं। तो हम देखते हैं, उत्पादन तथा विनिमय साधन, जिनकी बुनियाद पर बुर्जुआ वर्ग ने अपने को स्थापित किया था, सामंती समाज में उत्पन्न हुए थे। इन उत्पादन तथा विनिमय साधनों के विकास की एक खास मंजिल पर वे अवस्थाएं, जिनमें सामंती समाज उत्पादन और विनिमय करता था, कृषि और मैन्युफैक्चरिंग उद्योग का सामंती संगठन, एक शब्द में सामंती सांप्रतिक संबंध अब पहले ही विकसित उत्पादक शक्तियों के अनुरूप नहीं रह गए, वे नाना बेड़ियां बन गए। उन्हें चकनाचूर करना आवश्यक हो गया और उन्हें चकनाचूर कर दिया गया। उनका स्थान मुक्त प्रतियोगिता ने और उसके साथ साथ उसके अनुरूप सामाजिक तथा राजनीतिक ढांचे ने और बुर्जुआ वर्ग के आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभुत्व ने ले लिया। हमारी आंखों के सामने भी ठीक इसी तरह का आंदोलन चल रहा है। उत्पादन, विनिमय और संपत्ति के अपने संबंधों के साथ आधुनिक बुर्जुआ समाज, वह समाज जिसने जैसे तिलिस्म से ऐसे विराट उत्पादन तथा विनिमय साधनों को सृज दिया है, ऐसे जादूगर की तरह है जिसने अपने जादू से पाताल लोक की शक्तियों को बुला लिया है, पर अब उन्हें वश में रखने में असमर्थ है। पिछले कई दशकों से उद्योग और वाणिज्य का इतिहास सिर्फ आधुनिक उत्पादक शक्तियों के आधुनिक उत्पादन अवस्थाओं के खिलाफ, उन सांप्रतिक संबंधों के खिलाफ विद्रोह का ही इतिहास है जो बुर्जुआ वर्ग और उसके शासन के अस्तित्व की शर्तें हैं। यहाँ पर वाणिज्यिक संकटों का उल्लेख काफ़ी है, जो अपने नियतकालिक आवर्तन द्वारा समस्त बुर्जुआ समाज के अस्तित्व को हर बार अधिकाधिक सख्त ढंग से आजमाते हैं। इन संकटों में न केवल विद्यमान उत्पादों का ही, बल्कि पूर्वसर्जित उत्पादक शक्तियों का भी एक बड़ा भाग समय समय पर नष्ट हो जाता है। संकटों के समय एक महामारी फूट पड़ती है, जो सभी पूर्ववर्ती युगों में एक असंगति प्रतीत होती, अर्थात अत्युत्पादन की महामारी। समाज अचानक अपने आप को क्षणिक बर्बरता की अवस्था में लौटा हुआ पाता है। लगता है जैसे किसी अकाल या सर्वनाशी विश्वयुद्ध ने उसके सभी निर्वाह साधनों की पूर्ति को एक बारगी खत्म कर दिया हो। उद्योग और वाणिज्य नष्ट हो गए प्रतीत होते हैं। और क्यों? इसलिए कि समाज में सभ्यता का, निर्वाह साधनों का, उद्योग और वाणिज्य का अतिशय हो गया है। समाज को उपलब्ध उत्पादक शक्तियां बुर्जुआ संपत्ति की अवस्थाओं के विकास का अब संवर्धन नहीं करती। इसके विपरीत वे इन अवस्थाओं के लिए, जिन्होंने उन्हें बांध रखा है, अत्यधिक प्रबल हो गई हैं, और जैसे ही वे इन बंधनों पर पार पाने लगती हैं कि वे सारे ही बुर्जुआ समाज में अव्यवस्था उत्पन्न कर देती हैं, बुर्जा संपत्ति के अस्तित्व को खतरे में डाल देती हैं।
बुर्जुआ समाज की अवस्थाएं उनके द्वारा उत्पादित संपत्ति को समाविष्ट करने के लिए बहुत संकुचित हो जाती हैं। और भला बुर्जुआ वर्ग इन संकटों पर किस प्रकार पार पाता है? एक ओर उत्पादक शक्तियों की पूरी संति के बलात् विनाश द्वारा और दूसरी ओर नए नए बाजारों पर कब्जे द्वारा और साथ ही पुराने बाजारों के और भी पूर्णतर दोहन द्वारा। कहने का मतलब ये कि और भी व्यापक और विनाशकारी संकटों के लिए पथ प्रशस्त करके और इन संकटों को रोकने के साधनों को घटाकर। जिन हथियारों से बुर्जुआ वर्ग ने सामंतवाद को पराभूत किया था, वे अब स्वयं बुर्जुआ वर्ग के विरुद्ध ही तन जाते हैं। किंतु बुर्जुआ वर्ग ने केवल ऐसे हथियार ही नहीं गढ़े हैं जो उसकी मृत्यु को लाते हैं, बल्कि उसने उन लोगों को भी पैदा किया है जिन्हें इन हथियारों को इस्तेमाल करना है, आज के मजदूर सर्वहारा वर्ग। जिस अनुपात में बुर्जुआ वर्ग अर्थात पूंजी का विकास होता है, उसी अनुपात में सर्वहारा का आधुनिक मजदूरों के वर्ग का भी विकास होता है, जो तभी तक जिंदा रह सकते हैं जब तक उन्हें काम मिलता है, और उन्हें काम तभी तक मिलता है जब तक उनका श्रम पूंजी को बढ़ाता है। ये मजदूर, जिन्हें अपने आप को अलग अलग बेचना होता है, किसी भी अन्य वाणिज्यिक वस्तु की तरह खुद भी जिन्स हैं, और इसलिए वे होड़ के हर उतार चढ़ाव तथा बाजार की हर तेजी मंदी के शिकार होते हैं। मशीनों के व्यापक उपयोग तथा श्रम विभाजन के कारण सर्वहाराओं के काम ने समस्त वैयक्तिक चरित्र और परिणामस्वरूप मजदूर के लिए समस्त आकर्षण को गंवा दिया है। मजदूर मशीन का पुछल्ला बन जाता है और उससे सिर्फ सबसे सरल, सबसे नीरस और सबसे आसानी से अर्जित कौशल की अपेक्षा की जाती है। अतः मजदूर की उत्पादन लागत लगभग पुनर्तः उसके निर्वाह तथा वंश वृद्धि के लिए आवश्यक साधनों तक ही सीमित है। लेकिन हर जिन्स का और इसलिए श्रम का भी दाम उसकी उत्पादन लागत के बराबर होता है। इसलिए जिस अनुपात में काम की अरुचिकरता में वृद्धि होती है, उसी अनुपात में मजदूरी घटती है। यही नहीं, जिस मात्रा में मशीनों का उपयोग तथा श्रम विभाजन बढ़ता है, उसी मात्रा में श्रम का बोझ भी बढ़ता है, चाहे ये कार्य समय बढ़ाने के जरिए हो, या निर्धारित समय में मजदूरों से अधिक काम लेने, या मशीन की बढ़ी हुई रफ्तार आदि के जरिए। आधुनिक उद्योग ने पितृसत्तात्मक मास्टर पेट्रियार्कल मास्टर की छोटी सी कार्यशाला को औद्योगिक पूंजीपति के विशाल कारखाने में बदल दिया है। कारखाने में ठसे झुंड के झुंड मजदूरों को सैनिकों की तरह संगठित किया जाता है। औद्योगिक फौज के सिपाहियों की तरह वे बाकायदा एक दर्जावार तरतीब में बनते हुए अफसरों और जमादारों की कमान में रखे जाते हैं। वे सिर्फ बुर्जुआ वर्ग और बुर्जुआ राज्य के ही दास नहीं हैं, बल्कि उन्हें घड़ी घड़ी दिन दिन मशीन अधीक्षक और सर्वोपरि खुद बुर्जुआ कारखानेदार द्वारा भी दास्ता में लिया जाता है। ये निरंकुशता जितना ही अधिक खुले तौर पर मुनाफे को अपना लक्ष्य और उद्देश्य घोषित करती है, वह उतना ही अधिक तुच्छ, घृणित और कटु होती है। शारीरिक श्रम में कुशलता और ताकत की जरूरत जितना ही कम होती जाती है, अर्थात आधुनिक उद्योग जितना ही अधिक विकसित होता जाता है, उतना ही अधिक पुरुषों के श्रम का स्थान स्त्रियों का श्रम लेता जाता है। मजदूर वर्ग के संदर्भ में आयु और लिंगभेद का कोई विशिष्ट सामाजिक हेतु नहीं रह गया है। सभी श्रम के उपकरण हैं, आयु और लिंगभेद के अनुसार किसी पर खर्च कम बैठता है तो किसी पर ज्यादा। कारखानेदार द्वारा मजदूर के शोषण का फिलहाल अंत हुआ नहीं और उसे नकद मजदूरी मिली नहीं कि फौरन बुर्जुआ वर्ग के अन्य अंशक, मकान मालिक, दुकानदार, महाजन आदि उस पर टूट पड़ते हैं। मध्य वर्ग के निचले संस्तर, छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार और सामान्यतः किरायाजीवी, दस्तकार और किसान, ये सब धीरे धीरे सर्वहारा की कतारों में लीन होते जाते हैं। अंशतः इसलिए कि आधुनिक उद्योग जिस पैमाने पर चलता है, उसके लिए उनकी छोटी पूंजी काफ़ी नहीं होती और बड़े पूंजीपतियों के साथ होड़ में वह डूब जाती है, और अंशतः इसलिए कि उत्पादन के नए नए तरीकों के निकल आने के कारण उनके विशिष्टीकृत कौशल का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। इस प्रकार सर्वहारा की भरती आबादी के सभी वर्गों से होती है। सर्वहारा विकास की विभिन्न मंजिलों से होकर गुजरता है। जन्मकाल से ही बुर्जुआ वर्ग से उसका संघर्ष शुरू हो जाता है। शुरू में इक्के दुक्के मजदूर लड़ते हैं, फिर एक कारखाने के मजदूर मिलकर लड़ते हैं, और फिर एक पेशे के, एक इलाके के सब मजदूर एक साथ उस अलग बुर्जुआ से मोर्चा लेते हैं जो उनका सीधे सीधे शोषण करता है। वे अपने हमले उत्पादन की बुर्जुआ अवस्थाओं के विरुद्ध नहीं, बल्कि खुद उत्पादनोपकरणों के विरुद्ध लक्षित करते हैं। वे अपनी मेहनत के साथ होड़ करने वाले आयातित सामानों को नष्ट कर देते हैं, मशीनों को तोड़ देते हैं, फैक्ट्रियों में आग लगा देते हैं। वे मध्ययुग के कारीगर की खोई हुई हैसियत को बलपूर्वक बहाल करने की कोशिश करते हैं। इस मंजिल में मजदूर देश भर में बिखरी, असंबद्ध और अपनी ही आपसी होड़ के कारण बनती हुई भीड़ ही होते हैं। अगर कहीं एक साथ होने से उनका अधिक ठोस समुदाय बन भी जाता है, तो यह अभी खुद उनके सक्रिय एके का नहीं, बल्कि बुर्जुआ वर्ग के एके का फल होता है,
जिसे स्वयं अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पूरे सर्वहारा वर्ग को गतिशील करना पड़ता है और वह ऐसा करने में अभी कुछ समय तक समर्थ भी होता है। इसलिए इस मंजिल में सर्वहारा अपने शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपने शत्रुओं के शत्रुओं से, निरंकुश राजतंत्र के अवशेषों, भूस्वामियों, गैर औद्योगिक बुर्जुआओं, निम्न बुर्जुआओं से लड़ता है। इस प्रकार समस्त ऐतिहासिक गतिविधि बुर्जुआ वर्ग के हाथों में संकेंद्रित रहती है। इस प्रकार हासिल की गई हर जीत बुर्जुआ वर्ग की जीत होती है। लेकिन उद्योग के विकास के साथ साथ सर्वहारा की सिर्फ संख्या में ही वृद्धि नहीं होती, बल्कि वह बड़ी बड़ी संहतियों में संकेंद्रित हो जाता है। उसकी ताकत बढ़ जाती है और उसे अपनी इस ताकत का अधिकाधिक एहसास होने लगता है। मशीन जिस अनुपात में श्रम के तमाम भेदों को मिटाती जाती है और लगभग सभी जगह मजदूरी को एक ही निम्न स्तर पर लाती जीवन जाती है, उसी अनुपात में सर्वहारा की पांतों में विभिन्न हितों और जीवन की अवस्थाओं का अधिकाधिक समीकरण होता जाता है। बुर्जुआ वर्ग में बढ़ती हुई प्रतियोगिता और उससे पैदा होने वाले व्यापारिक संकटों के कारण मजदूरों की मजदूरी और भी अस्थिर हो जाती है। मशीनों में लगातार सुधार, जिसमें निरंतर तेजी आती जाती है, मजदूरों की जीविका को अधिकाधिक अनिश्चित बना देता है। अलग अलग मजदूरों और अलग अलग बुर्जुआओं के बीच टकराव अधिकाधिक दो वर्गों के बीच टकरावों की शक्ल अख्तियार करते जाते हैं। और तब मजदूर बुर्जुआओं के विरुद्ध अपने संगठन ट्रेड यूनियनें बनाने लगते हैं। मजदूरी की दर को कायम रखने के लिए वे संघबद्ध होते हैं। समय समय पर होने वाले इन विद्रोहों के लिए पहले से तैयार रहने के निमित्त वे स्थायी संघों की स्थापना करते हैं, जहां तहां उनकी लड़ाई बलवों का रूप धारण कर लेती है। जब तब मजदूरों की जीत भी होती है, लेकिन सिर्फ वक्ती तौर पर। उनकी लड़ाइयों का असली फल तात्कालिक नतीजे में नहीं, बल्कि मजदूरों की निरंतर बढ़ती हुई एकता में है। आधुनिक उद्योग द्वारा सर्जित सुधरे संचार साधन, जो अलग अलग जगहों के मजदूरों को एक दूसरे के संपर्क में ला देते हैं, एकता के इस काम में सहायता देते हैं। एक ही स्वरूप के अनगिनत स्थानीय संघर्षों को एक राष्ट्रीय वर्ग संघर्ष में केंद्रीकृत करने के लिए बस इसी संपर्क की जरूरत थी। लेकिन प्रत्येक वर्ग संघर्ष एक राजनीतिक संघर्ष होता है, और उसे को जिसे हासिल करने के लिए अपनी शोचनीय सड़कों के कारण मध्ययुग के नगरवासियों को सादियां लगी थीं, रेलों की बदौलत आधुनिक सर्वहारा कुछ ही वर्षों में हासिल कर लेते हैं। सर्वहाराओं का एक वर्ग में और फलतः एक राजनीतिक पार्टी में ये संगठन स्वयं मजदूरों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण फिर निरंतर भंग होता रहता है। लेकिन हर बार वह फिर उठ खड़ा होता है, पहले से भी अधिक मजबूत, दृढ़ और शक्तिशाली बनकर। स्वयं बुर्जुआ वर्ग की भीतरी फूटों का फायदा उठाकर वह मजदूरों के विशेष हितों की कानूनी तौर पर मंजूरी हासिल कर लेता है। इंग्लैंड में 10 घंटे के कार्य दिवस का कानून इसी तरह पारित हुआ था। पुराने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच टकराव कुल मिलाकर सर्वहारा के विकास की प्रक्रिया को अनेक रूपों में बढ़ावा ही देते हैं। बुर्जुआ वर्ग अपने को एक लगातार लड़ाई में फंसा पाता है, पहले अभिजात वर्ग के विरुद्ध, बाद में स्वयं बुर्जुआ वर्ग के उन अंशकों के विरुद्ध जिनके हित उद्योग की प्रगति के प्रतिकूल हो जाते हैं, और विदेशों के बुर्जुआ वर्ग का विरुद्ध तो निरंतर। इन तमाम लड़ाइयों में वह अपने को सर्वहारा की तरफ मुड़ने, उससे मदद मांगने और इस प्रकार उसे राजनीतिक रंगमंच में खींचने के लिए मजबूर पाता है। अतः बुर्जुआ वर्ग स्वयं ही सर्वहारा को राजनीतिक तथा सामान्य शिक्षा के अपने तत्व प्रदान करता है, अर्थात सर्वहारा को बुर्जुआ वर्ग से लड़ने के हथियार मुहैया करता है। आगे चलकर, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, उद्योग की उन्नति के कारण शासक वर्गों के पूरे अंशिक सर्वहाराओं की अवस्था में पहुंच जाते हैं, या कम से कम उनके अस्तित्व की अवस्थाओं के लिए खतरा पैदा हो जाता है। ये लोग भी सर्वहारा को ज्ञानोदीप्ति और प्रगति के नए तत्व प्रदान करते हैं। अंत में, जिन दौरों में वर्ग संघर्ष निर्णायक घड़ी के नज़दीक पहुंच जाता है, उनमें शासक वर्ग के भीतर, वस्तुतः संपूर्ण पुराने समाज के भीतर चल रही विघटन की प्रक्रिया इतना प्रचंड और सुस्पष्ट स्वरूप ग्रहण कर लेती है कि शासक वर्ग का एक छोटा सा अंशक उससे अलग हो जाता है और क्रांतिकारी वर्ग के साथ, उस वर्ग के साथ जिसके हाथ में भविष्य होता है, आ मिलता है। इसलिए जिस तरह एक पूर्ववर्ती युग में अभिजात वर्ग का एक अंशक बुर्जुआ वर्ग के पक्ष में चला गया था, उस तरह अब बुर्जुआ वर्ग का एक हिस्सा, और विशेषकर बुर्जुआ विचारधारा निरूपकों का एक हिस्सा, जिन्होंने अपने आप को इतिहास की गति को समग्र रूपेण सिद्धांततः समझने के स्तर तक उठा लिया है, सर्वहारा के पक्ष में चला जाता है। जो भी वर्ग आज बुर्जुआ वर्ग के मुकाबले पर खड़े हुए हैं, उनमें अकेला सर्वहारा ही वस्तुतः क्रांतिकारी वर्ग है। आधुनिक उद्योग के आगे अन्य वर्ग क्षय हो जाते हैं और अंततः विलुप्त हो जाते हैं, सर्वहारा उसका विशेष और अनिवार्य उत्पाद है। निम्न मध्य वर्ग के लोग, छोटे कारखानेदार, दस्तकार, छोटे व्यापारी, किसान, ये सब बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ इसके लिए लड़ते हैं कि मध्य वर्ग के अंश के रूप में अपने अस्तित्व को विनष्ट होने से बचा सकें। इसलिए वे क्रांतिकारी नहीं, रूढ़िवादी हैं।
इतना ही नहीं, वे प्रतिगामी हैं क्योंकि वे इतिहास के चक्र को पीछे की ओर घुमाने की कोशिश करते हैं। अगर कहीं संयोग से वे क्रांतिकारी हैं तो सिर्फ इसलिए कि उनका बहुत जल्द सर्वहारा की कतारों में चले जाना नियत है। चुनांचे वे अपने वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य के हितों की शिक्षा करते हैं। अपने दृष्टिबिंदु को वे इसलिए तज देते हैं कि सर्वहारा के दृष्टिबिंदु पर आ जाए। खतरनाक वर्ग, समाज का कचरा, पुराने समाज के निम्नतम स्तरों में से निकला हुआ और निष्क्रियता के कीचड़ में सड़ता हुआ ये समूह जहां तहां सर्वहारा क्रांति की आंधी में पड़कर आंदोलन में खींच आ सकता है, लेकिन उसके जीवन की अवस्थाएं उसे प्रतिक्रियावादी षड्यंत्र के भाड़े के टट्टू का काम करने के लिए कहीं अधिक तैयार करती हैं। सर्वहारा की मौजूदा अवस्थाओं में समूचे तौर पर पुराने समाज की अवस्थाएं पहले ही वस्तुतः विलुप्त हो चुकी हैं। सर्वहारा के पास कोई संपत्ति नहीं होती, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ उसका जो संबंध है, उसकी बुर्जुआ पारिवारिक संबंधों से अब कोई सामान्यता नहीं रह गई है। आधुनिक औद्योगिक श्रम ने, पूंजी के आधुनिक जुए ने, जो इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और जर्मनी सब जगह एक सा ही है, सर्वहारा को राष्ट्रीय चरित्र के सभी चिन्हों से वंचित कर दिया है। कानून, नैतिकता, धर्म, ये सब उसके लिए नाना बुर्जुआ पूर्वग्रह मात्र हैं, जिसकी ओट में इतने ही बुर्जुआ हित घात में छिपे हुए हैं। अपना प्रभुत्व स्थापित करने वाले सभी पूर्ववर्ती वर्गों ने समूचे तौर पर समाज को अपनी हस्तगतकरण प्रणाली के अधीन करके अपनी पहले ही अर्जित हैसियत को मजबूत करने की कोशिश की है। सर्वहारा अपनी पुरानी हस्तगतकरण प्रणाली का और उसके साथ साथ पहले की हर अन्य हस्तगतकरण प्रणाली का नाश किए बिना समाज की उत्पादक शक्तियों के स्वामी नहीं बन सकते। उनके पास सुरक्षित रखने और सुदृढ़ करने के लिए अपना कुछ भी नहीं है। उनका जीवन लक्ष्य व्यक्तिगत संपत्ति की सभी पुरानी प्रत्याभूतियों और जमानतों को नष्ट कर देना है। सभी पूर्वगामी ऐतिहासिक आंदोलन अल्पसंख्यक के अथवा अल्पसंख्यक के हितों में आंदोलन थे। सर्वहारा आंदोलन अपार बहुसंख्या के हित में चेतन तथा स्वतंत्र आंदोलन है। हमारे वर्तमान समाज का निम्नतम संस्तर सर्वहारा शासकीय समाज की तमाम ऊपरी परतों को हवा में उड़ाए बिना किसी प्रकार हिल तक नहीं सकता, अपने को उठा नहीं सकता। बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ सर्वहारा का संघर्ष यद्यपि अंतर्य की दृष्टि से नहीं तथापि रूप की दृष्टि से आरंभ में राष्ट्रीय संघर्ष होता है। निस्संदेह हर देश के सर्वहारा को सबसे पहले अपने ही बुर्जुआ वर्ग से निपटना चाहिए। सर्वहारा के विकास सबसे सामान्य चरणों का वर्णन करते हुए हमने विद्यमान समाज के भीतर न्यूनाधिक प्रच्छन्न रूप से चलने वाले गृहयुद्ध का उसी बिंदु तक चित्रण किया है जहां वह युद्ध खुली क्रांति में परिणत हो जाता है और जहां बुर्जुआ वर्ग का बलात् तख्ता पलट सर्वहारा के प्रभुत्व की बुनियाद डालता है। अभी तक, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, समाज का हर रूप उत्पीड़क और उत्पीड़ित वर्गों के विरोध पर आधारित रहा है। लेकिन किसी भी वर्ग का उत्पीड़न करने के लिए कुछ एक अवस्थाएं सुनिश्चित करना आवश्यक है जिनमें वह कम से कम अपने दासवत अस्तित्व को बनाए रख सके। भूदासता के युग में भूदास ने अपने को कम्यून के सदस्य की स्थिति तक उठा लिया, ठीक जैसे निम्न बुर्जुआ सामंती निरंकुशता के जुए के नीचे बुर्जुआ में विकसित होने में कामयाब हो गया था। इसके विपरीत आधुनिक मजदूर उद्योग की प्रगति के साथ ऊपर उठने के बजाय स्वयं अपने वर्ग के अस्तित्व के लिए आवश्यक अवस्थाओं के स्तर अधिकाधिक नीचे ही गिरता है। वह कंगाल हो जाता है और कंगाली आबादी और दौलत से भी ज्यादा तेजी से बढ़ती है। और यहाँ ये प्रत्यक्ष हो जाता है कि बुर्जुआ वर्ग अब समाज में शासक वर्ग होने और समाज पर अपने अस्तित्व की अवस्थाओं को एक अभिभावी नियम के रूप में लादने के अयोग्य है। वह शासन करने के अयोग्य है क्योंकि वह अपने दास का अपनी दासता में अस्तित्व सुनिश्चित करने में अक्षम है, क्योंकि वह उसका ऐसी स्थिति में गिरना नहीं रोक सकता कि जब उसे दास का पेट भरना पड़ता है, बजाय दास से उसका पेट भरे। समाज इस बुर्जुआ वर्ग के अधीन अब और नहीं रह सकता। दूसरे शब्दों में, उसका अस्तित्व अब समाज से मेल नहीं खाता। बुर्जुआ वर्ग के अस्तित्व और प्रभुत्व की शर्त पूंजी का निर्माण और वृद्धि है, और पूंजी की शर्त है उजरती श्रम। उजरती श्रम पूर्णतया मजदूरों के बीच प्रतिस्पर्धा पर निर्भर है। उद्योग की उन्नति, बुर्जुआ वर्ग जिसका अनभिप्रेत संवर्धक है, प्रतिस्पर्धा से जनित मजदूरों के अलगाव की संसर्ग से जनित उनके क्रांतिकारी एके से प्रतिस्थापना कर देती है। इस तरह आधुनिक उद्योग का विकास बुर्जुआ वर्ग के पैरों के तले से उस बुनियाद को ही खिसका देना है जिस पर वह उत्पादों को उत्पादित और हस्तगत करता है। अतः बुर्जुआ वर्ग सर्वोपरि अपनी कमर खोदने वालों को ही पैदा करता है। उसका पतन और सर्वहारा की विजय दोनों समान रूप से अवश्यंभावी हैं। 2. सर्वहारा और कम्युनिस्ट। समग्र रूप में सर्वहाराओं के साथ कम्युनिस्टों का क्या संबंध है? कम्युनिस्ट दूसरी मजदूर पार्टियों के विरुद्ध अपनी कोई अलग पार्टी नहीं बनाते। समग्र रूप में सर्वहारा के हितों के अलावा और पृथक उनके कोई हित नहीं हैं।
वे सर्वहारा आंदोलन को खास नमूने पर ढालने या विशेष रूप प्रदान करने के लिए अपने कोई संकीर्ण सिद्धांत नहीं स्थापित करते। कम्युनिस्ट दूसरी मजदूर पार्टियों से सिर्फ इस लिहाज से भिन्न है: 1. विभिन्न देशों के सर्वहाराओं के राष्ट्रीय संघर्षों में वे राष्ट्रीयता से सर्वथा निरपेक्षता समस्त सर्वहारा के सामान्य हितों को इंगित करते और सामने लाते हैं। 2. बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ मजदूर वर्ग के संघर्ष को जिन विभिन्न मंजिलों से होकर गुजरता होता है, उनमें वे हमेशा और हर कहीं समूचे तौर पर आंदोलन के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः कम्युनिस्ट एक और व्यवहार में हर देश की मजदूर पार्टियों के सबसे आगे बढ़े हुए और कृतसंकल्प जुज होते हैं, ऐसा जुज जो और सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। दूसरी ओर सैद्धांतिक दृष्टि से उन्हें सर्वहारा के विशाल जनसमुदाय पर सर्वहारा आंदोलन के आगे बढ़ने के रास्ते, उसकी अवस्थाओं और उसके अंतिम सामान्य परिणामों की सुस्पष्ट समझ रखने की श्रेष्ठता प्राप्त है। कम्युनिस्टों का तात्कालिक लक्ष्य वही है जो अन्य सभी सर्वहारा पार्टियों का है, अर्थात सर्वहारा का एक वर्ग के रूप में गठन, बुर्जुआ प्रभुत्व का तख्ता उल्टना, सर्वहारा द्वारा राजनीतिक सत्ता का जीता जाना। कम्युनिस्टों के सैद्धांतिक निष्कर्ष इस या उस तथाकथित जगत सुधारक द्वारा आविष्कृत अथवा अन्वेषित विचारों या सिद्धांतों पर किसी भी तरह आधारित नहीं हैं। वे केवल चल रहे वर्ग संघर्ष से या हमारी आंखों के ही सामने हो रही ऐतिहासिक हलचल से उत्पन्न वास्तविक संबंधों को सामान्य शब्दों में व्यक्त करते हैं। विद्यमान संपत्ति संबंधों का उन्मूलन कम्युनिज्म की कोई लाक्षणिक विशेषता हरगिज नहीं है। अतीत में सभी संपत्ति संबंध ऐतिहासिक अवस्थाओं में परिवर्तन के परिणामस्वरूप निरंतर ऐतिहासिक परिवर्तन के अधीन रहे हैं। उदाहरण के लिए, फ्रांसीसी क्रांति ने बुर्जुआ स्वामित्व के हक में सामंती स्वामित्व का उन्मूलन कर दिया। कम्युनिज्म की लाक्षणिक विशेषता सामान्यतया स्वामित्व का उन्मूलन नहीं, बल्कि बुर्जुआ स्वामित्व का उन्मूलन है। लेकिन आधुनिक बुर्जुआ निजी स्वामित्व उत्पादों के उत्पादन तथा हस्तगतकरण की उस प्रणाली की अंतिम और पूर्णतम अभिव्यक्ति है जो वर्ग विग्रहों पर और कुछ द्वारा बहुतों के शोषण पर आधारित है। इस अर्थ में कम्युनिज्म के सिद्धांत का एक अकेले वाक्य में समाहार किया जा सकता है: निजी स्वामित्व का उन्मूलन। हम कम्युनिस्टों पर आरोप लगाया गया है कि हम मनुष्य के संपत्ति को स्वयं अपनी मेहनत के फल के रूप में निजी तौर पर अर्जित करने के अधिकार का उन्मूलन करना चाहते हैं, जिस संपत्ति को समस्त वैयक्तिक स्वतंत्रता, क्रियाशीलता और स्वाधीनता का मूलाधार कहा जाता है। सख्त मेहनत से स्वयं अर्जित, अपने श्रम से प्राप्त संपत्ति। आपका मतलब क्या छोटे दस्तकार और छोटे किसान की संपत्ति स्वामित्व के उस रूप से है जो बुर्जुआ रूप का पूर्वगामी था? उसके उन्मूलन की कोई ज़रूरत नहीं। उद्योग के विकास ने पहले ही उसको काफ़ी हद तक नष्ट कर दिया है और अब भी दिनों दिन नष्ट करता जा रहा है। या आपका मतलब आधुनिक बुर्जुआ निजी संपत्ति से है? लेकिन क्या उजरती श्रम मजदूर के लिए कोई संपत्ति पैदा करता है? हरगिज़ नहीं। वह तो पूंजी पैदा करता है, यानी ऐसी संपत्ति जो उजरती श्रम का शोषण करती है और जिसके बढ़ने की शर्त ही यह है कि वह नए शोषण के लिए नए उजरती श्रम को पैदा करती जाए। अपने वर्तमान रूप में संपत्ति पूंजी और उजरती श्रम के विरोध पर आधारित है। आइए इस विरोध के दोनों पहलुओं पर गौर करें। पूंजीपति होना केवल शुद्धतः व्यक्तिगत ही नहीं, बल्कि उत्पादन में एक सामाजिक हैसियत रखना है। पूंजी एक सामूहिक उत्पाद है और केवल समाज के बहुत से सदस्यों के संयुक्त कार्यकलाप से ही, बल्कि अंततोगत्वा समाज के सभी सदस्यों के संयुक्त कार्यकलाप से ही उसे गतिशील किया जा सकता है। इस प्रकार पूंजी निजी नहीं, एक सामाजिक शक्ति है। इसलिए पूंजी को अगर सामान्य संपत्ति में, समाज के तमाम सदस्यों की संपत्ति में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो इससे वैयक्तिक संपत्ति सामाजिक संपत्ति में नहीं बदल जाती। तब संपत्ति का केवल सामाजिक स्वरूप बदलता है, वह अपना वर्ग स्वरूप गंवा देती है। आइए अब उजरती श्रम को लें। उजरती श्रम की औसत कीमत न्यूनतम मजदूरी है, अर्थात निर्वाह साधनों की वह मात्रा जो मजदूर की हैसियत से मजदूर के अस्तित्व मात्र को बनाए रखने के लिए एकदम जरूरी हो। इसलिए उजरती मजदूर अपने श्रम से जो कुछ हस्तगत करता है, वह उसके अस्तित्व मात्र को बनाए रखने और पुनरुत्पादित करने के लिए ही काफ़ी होता है। हम श्रम के उत्पादों के इस निजी हस्तगतकरण का मानव जीवन के अनुरक्षण तथा पुनरुत्पादन के लिए किए जाने वाले और ऐसी कोई बेशी जिससे औरों के श्रम को मातहत किया जा सके न छोड़ने वाले हस्तगतकरण का हरगिज़ उन्मूलन करना नहीं चाहते। हम सिर्फ जिसका खात्मा करना चाहते हैं वह है इस हस्तगतकरण का वह दयनीय स्वरूप जिसके अधीन मजदूर सिर्फ पूंजी को बढ़ाने के लिए ही जिंदा रहता है और उसे उसी हद तक जिंदा रहने दिया जाता है कि जहां तक शासक वर्ग के हित इसकी मांग करते हैं। बुर्जुआ समाज में जीवित श्रम संचित श्रम को बढ़ाने का साधन मात्र है। कम्युनिस्ट समाज में संचित श्रम मजदूर के अस्तित्व को व्यापक, संपन्न और संवर्धित करने का साधन मात्र है। इस प्रकार बुर्जुआ समाज में वर्तमान को अतीत शासित करता है,
कम्युनिस्ट समाज में अतीत को वर्तमान शासित करता है। बुर्जुआ समाज में पूंजी स्वतंत्र है और उसकी वैयक्तिकता होती है, किंतु जीवित व्यक्ति परतंत्र है और उसकी कोई वैयक्तिकता नहीं होती। और इन अवस्थाओं के उन्मूलन को बुर्जुआ वैयक्तिकता और स्वतंत्रता का उन्मूलन कहता है। और ठीक ही तो है। वास्तव में आशय बुर्जुआ वैयक्तिकता, बुर्जुआ स्वावलंबन और बुर्जुआ स्वतंत्रता का उन्मूलन करना ही है। मौजूदा बुर्जुआ उत्पादन अवस्थाओं के अंतर्गत स्वतंत्रता का अर्थ है मुक्त व्यापार, मुक्त क्रय विक्रय। लेकिन अगर क्रय विक्रय मिट जाता है तो मुक्त क्रय विक्रय भी मिट जाता है। हमारे बुर्जुआ जनों की मुक्त क्रय विक्रय के बारे में इन बातों का, सामान्यतया स्वतंत्रता के बारे में उनकी तमाम अन्य बड़ी बड़ी बातों का अगर कुछ मतलब है तो सिर्फ मध्ययुग के सीमित क्रय विक्रय के उस समय के बंधनों में जकड़े हुए व्यापारियों के मुकाबले में ही हो सकता है। लेकिन क्रय विक्रय तथा उत्पादन की बुर्जुआ अवस्थाओं और स्वयं बुर्जुआ वर्ग के कम्युनिस्ट धन के उन्मूलन के मुकाबले में उनका कोई मतलब नहीं है। निजी स्वामित्व का अंत कर देने के हमारे इरादे से आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन आपके मौजूदा समाज में 10 में से 9 आदमियों के लिए निजी संपत्ति का पहले ही खात्मा हो चुका है। चंद लोगों के पास अगर निजी संपत्ति है तो उसका एकमात्र कारण यही है कि 10 में से उन 9 के पास वह नहीं है। इसलिए आप हमारे खिलाफ स्वामित्व के ऐसे रूप का अंत कर देने की इच्छा रखने का जुर्म लगाते हैं जिसके अस्तित्व के लिए आवश्यक शर्त समाज के भारी बहुलांश की कैसी भी संपत्ति का न होना है। संक्षेप में, आपका आरोप यह है कि हम आपके स्वामित्व का अंत कर देना चाहते हैं। बिल्कुल यही बात है, हम ठीक यही करने की मंशा रखते हैं। आपका कहना है कि जिस क्षण से श्रम का पूंजी, द्रव्य अथवा किराए में, एक ऐसी सामाजिक शक्ति में जिसे एकाधिकृत किया जा सकता है, रूपांतरण बंद हो जाएगा, अर्थात जिस क्षण से वैयक्तिक स्वामित्व का बुर्जुआ स्वामित्व में, पूंजी में रूपांतरण बंद हो जाएगा, उसी क्षण से वैयक्तिकता का विलोप हो जाएगा। इसलिए आपको ये स्वीकार करना होगा कि व्यक्ति का आपके लिए बुर्जुआ के अलावा, संपत्ति के मध्यवर्गीय स्वामी के अलावा किसी व्यक्ति से अर्थ नहीं है। इस व्यक्ति को तो वास्तव में रास्ते से हटा देना चाहिए, उसका होना असंभव बना दिया जाना चाहिए। कम्युनिज्म किसी भी आदमी को समाज के उत्पादों को हस्तगत करने की शक्ति से वंचित नहीं करता, वह केवल इस हस्तगतकरण के जरिए दूसरों के श्रम को वशीभूत करने की शक्ति से उसे वंचित करता है। यह आपत्ति की गई है कि निजी स्वामित्व का उन्मूलन किए जाने के साथ सारा कामकाज ठप हो जाएगा और सार्विक अकर्मण्यता छा जाएगी। ऐसी हालत में तो बुर्जुआ समाज को निरी अकर्मण्यता के कारण न जाने कब का रसातल पहुंच जाना चाहिए था, क्योंकि उसके जो सदस्य काम करते हैं वे कुछ नहीं प्राप्त करते और जो प्राप्त करते हैं वे काम नहीं करते। वास्तव में ये सारी आपत्ति इसी द्विरुक्ति की एक अभिव्यक्ति है कि अगर पूंजी नहीं रह जाएगी तो उजरती श्रम भी नहीं रह जाएगा। भौतिक उत्पादों के उत्पादन और हस्तगतकरण की कम्युनिस्ट प्रणाली के विरुद्ध जो आपत्तियां की जाती हैं वे ही बौद्धिक उत्पादों के उत्पादन और हस्तागतकरण की कम्युनिस्ट प्रणालियों के विरुद्ध भी की जाती हैं। जिस प्रकार बुर्जुआ के लिए वर्ग स्वामित्व का विलोपन स्वयं उत्पादन का ही विलोपन है, उसी प्रकार वर्ग संस्कृति का विलोपन उसके लिए समस्त संस्कृति के विलोपन के ही समान है। वह संस्कृति जिसके विनाश के बारे में वह विलाप करता है, भारी बहुलांश के लिए महज मशीन की तरह काम करने का प्रशिक्षण ही है। लेकिन हमसे तब तक न उलझिए कि जब तक बुर्जुआ स्वामित्व के उन्मूलन के हमारे इरादे को आप आज़ादी, संस्कृति, कानून आदि की अपनी बुर्जुआ धारणाओं के मापदंड से मापते हैं। आपके विचार स्वयं बुर्जुआ उत्पादन और बुर्जुआ स्वामित्व की अवस्थाओं की उपज मात्र हैं, ठीक जैसे आपका न्यायशास्त्र आपके वर्ग की इच्छा के अलावा और कुछ नहीं है, जिसे सबके लिए कानून में बदल दिया गया है। ऐसी इच्छा जिसके तात्विक स्वरूप और दिशा का निर्धारण आपके वर्ग के अस्तित्व की आर्थिक अवस्थाओं द्वारा होता है। वह स्वार्थपूर्ण भ्रम जो आपको आपकी मौजूदा उत्पादन प्रणाली और स्वामित्व के रूप से उद्भूत होने वाले सामाजिक रूपों को, उत्पादन के विकास में उत्पन्न और विलीन होने वाले ऐतिहासिक संबंधों को प्रकृति और तर्क बुद्धि के शाश्वत नियमों में रूपांतरित करने के लिए प्रेरित करता है, ऐसा भ्रम है जिसके आप अपने हर पूर्ववर्ती शासक वर्ग के साथ सहभागी हैं। प्राचीन स्वामित्व के मामले में जिस चीज़ को आप स्पष्टता से देखते हैं, सामंती स्वामित्व के मामले में जिस चीज़ को आप स्वीकार करते हैं, उसे खुद अपने बुर्जुआ स्वामित्व के मामले में मंजूर करना आपके लिए निश्चय ही वर्जित है। परिवार का उन्मूलन। कम्युनिस्टों के इस कलंकपूर्ण प्रस्ताव से कट्टर आमूल परिवर्तनवादी भी भड़क उठते हैं। मौजूदा परिवार, बुर्जुआ परिवार, किस बुनियाद पर आधारित है? पूंजी पर, निजी लाभ पर। अपने पुनर्तः विकसित रूप में इस तरह का परिवार केवल बुर्जुआ वर्ग के बीच पाया जाता है। लेकिन ये स्थिति अपना संपूरक सर्वहाराओं में परिवार के वस्तुतः अभाव और खुली वेश्यावृत्ति में पाती है। अपने संपूरक के मिट जाने के साथ साथ बुर्जुआ परिवार भी कुदरती तौर पर मिट जाएगा और पूंजी के मिटने के साथ साथ ये दोनों मिट जाएंगे।
क्या आप हमारे ऊपर यह आरोप लगाते हैं कि हम बच्चों का उनके माता पिता द्वारा शोषण किया जाना बंद कर देना चाहते हैं? इस अपराध को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि घरेलू शिक्षा की सामाजिक शिक्षा से प्रतिस्थापना करके हम एक अत्यंत पवित्र संबंध को नष्ट कर देते हैं। और आपकी शिक्षा, क्या वह भी सामाजिक नहीं है और उन सामाजिक अवस्थाओं से जिनमें आप शिक्षा देते हैं, स्कूलों के जरिए समाज के प्रत्यक्ष या परोक्ष हस्तक्षेप आदि से निर्धारित नहीं होती है? शिक्षा में समाज का हस्तक्षेप कम्युनिस्टों की ईजाद नहीं है। कम्युनिस्ट तो केवल इस हस्तक्षेप के स्वरूप को बदलना और शिक्षा का शासक वर्ग के प्रभाव से उद्धार करना चाहते हैं। आधुनिक उद्योग की क्रिया द्वारा सर्वहाराओं में समस्त पारिवारिक संबंधों की धज्जियां उड़ने और उनके बच्चों के साधारण तिजारती चीज़ों और श्रम उपकरणों में रूपांतरित होते जाने के साथ साथ परिवार और शिक्षा तथा माता पिता और बच्चों के पुनीत अन्योन्य संबंध के बारे में बुर्जुआ बकवास और भी अधिक घिनौनी बनती जाती है। सारा बुर्जुआ वर्ग गला फाड़कर एक स्वर से चिल्ला उठता है, लेकिन तुम कम्युनिस्ट तो औरतों का समाजीकरण करा दोगे। बुर्जुआ अपनी पत्नी को एक उत्पादन उपकरण के सिवा और कुछ नहीं समझता। उसने सुन रखा है कि उत्पादन उपकरणों का सामूहिक रूप में उपयोग होगा और स्वभावतः वह इसके अलावा और कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाता कि सभी चीज़ों की तरह औरतें भी सभी के साझे की हो जाएंगी। वह ये सोच भी नहीं सकता कि दरअसल मकसद ये है कि इन औरतों की मात्र उत्पादन उपकरण होने की स्थिति का खात्मा कर दिया जाए। बाकी तो बात यह है कि हमारे बुर्जुआ के औरतों के समाजीकरण के खिलाफ, जो उसके दावे के मुताबिक कम्युनिस्टों द्वारा खुल्लम-खुल्ला और आधिकारिक रूप में स्थापित किया जाएगा, सदाचारी आक्रोश से अधिक हास्यास्पद दूसरी और कोई चीज़ नहीं है। कम्युनिस्टों को स्त्रियों का समाजीकरण प्रचलित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी यह स्थिति तो लगभग अनादिकाल से चली आ रही है। हमारे बुर्जुआ इसी से संतोष न करके कि वे अपने मजदूरों की बहू बेटियों का अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, सामान्य वेश्याओं की तो बात ही क्या, एक दूसरे की बीवियों पर हाथ साफ करने में विशेष आनंद प्राप्त करते हैं। बुर्जुआ विवाह वास्तव में साझे की पत्नियों की ही व्यवस्था है, इसलिए कम्युनिस्टों के खिलाफ अधिक से अधिक यही आरोप लगाया जा सकता है कि वे स्त्रियों के पाखंडपूर्वक छिपाए हुए समाजीकरण की जगह खुले तौर पर कानूनी समाजीकरण लाना चाहते हैं। बाकी तो ये बात अपने आप साफ है कि वर्तमान उत्पादन पद्धति के उन्मूलन के साथ साथ इस पद्धति से उत्पन्न स्त्रियों के समाजीकरण का, अर्थात खुली और खानगी दोनों ही प्रकार की वेश्यावृत्ति का अनिवार्यतः उन्मूलन हो जाएगा। इसके अलावा कम्युनिस्टों पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि वे देश और राष्ट्रीयता की भावना को मिटा देना चाहते हैं। श्रमजीवियों का कोई देश नहीं है। जो उनके पास है ही नहीं, वह उनसे कैसे छीना जा सकता है? चूंकि सर्वहारा को सबसे पहले राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त करना होगा, राष्ट्र का प्रधान वर्ग बन जाना होगा, अपने को राष्ट्र के रूप में गठित करना होगा, इसलिए इस हद तक वह स्वयं राष्ट्रीय है, गो कि इस शब्द के बुर्जुआ अर्थ में नहीं। बुर्जुआ वर्ग के विकास, वाणिज्य की स्वतंत्रता, विश्व बाजार और उत्पादन प्रणाली में तथा तदनुरूप जीवन की अवस्थाओं में एकरूपता के कारण जनगण के बीच राष्ट्रीय भेदभाव और विरोध दिन दिन अधिकाधिक मिटते जाते हैं। सर्वहारा का प्रभुत्व होने पर ये और भी तेजी से मिटेंगे। सर्वहारा के निस्तार की पहली शर्तों में एक ये है कि कम से कम अगुआ सभ्य देश मिलकर एक साथ कदम उठाएं। जिस अनुपात में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के शोषण का अंत किया जाता है, उसी अनुपात में एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण भी समाप्त कर दिया जाएगा। जिस अनुपात में एक राष्ट्र के भीतर वर्गों के बीच विरोध विलुप्त होता है, उसी अनुपात में राष्ट्रों का आपसी वैरभाव भी दूर हो जाएगा। धार्मिक, दार्शनिक और सामान्यतः विचारधारात्मक दृष्टि से कम्युनिज्म के खिलाफ जो आरोप लगाते जाते हैं, वे इस लायक नहीं हैं कि उन पर गंभीरता के साथ विचार किया जाए। क्या ये समझने के लिए गहरी अंतर्दृष्टि की जरूरत है कि मनुष्य के विचार, मत और उसकी धारणाएं, एक शब्द में उसकी चेतना, उसके भौतिक अस्तित्व की अवस्थाओं, उसके सामाजिक संबंधों और सामाजिक जीवन के प्रत्येक परिवर्तन के साथ बदलती है? विचारों का इतिहास इसके सिवा और क्या साबित करता है कि जिस अनुपात में भौतिक उत्पादक में परिवर्तन होता है, उसी अनुपात में बौद्धिक उत्पादन का स्वरूप परिवर्तित होता है। हर युग को शासित करने वाले विचार सदा उसके शासक वर्ग के ही विचार रहे हैं। जब लोग समाज में क्रांति ला देने वाले विचारों की बात करते हैं, तब वे केवल इसी तथ्य को व्यक्त करते हैं कि पुराने समाज के भीतर एक नए समाज के तत्व पैदा हो गए हैं और पुराने विचारों का विघटन अस्तित्व की पुरानी अवस्थाओं के विघटन के साथ कदम मिलाकर चलता है। जिस समय प्राचीन विश्व अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, प्राचीन धर्मों को ईसाई धर्म ने अभिभूत कर लिया था। जब 18वीं शताब्दी में ईसाई विचार तर्क बुद्धिवादी विचारों के सामने धराशायी हुए, तब सामंती समाज ने तत्कालीन क्रांतिकारी बुर्जुआ वर्ग से अपनी मौत की लड़ाई लड़ी थी। धर्म स्वातंत्र और अंतःकरण की स्वतंत्रता के विचार ज्ञान जगत में मुक्त प्रतिस्पर्धा के प्रभुत्व को ही व्यक्त करते थे।
कहा जाएगा कि यह ठीक है कि ऐतिहासिक विकास के दौरान धार्मिक, नैतिक, दार्शनिक, राजनीतिक और विधिक विचार निस्संदेह बदले हैं। लेकिन धर्म, नैतिकता, दर्शन, राजनीति और कानून तो सदा इस परिवर्तन से बचे रहे हैं। इसके अलावा स्वतंत्रता, न्याय आदि जैसे शाश्वत सत्य भी हैं, जो हर समाज की हर अवस्था में समान रूप से लागू होते हैं। लेकिन उन्हें नए आधार पर प्रतिष्ठित करने के बजाय कम्युनिज्म सभी शाश्वत सत्यों को खत्म कर देता है। वह समस्त धर्म और समस्त नैतिकता को मिटा देता है। इसलिए कम्युनिज्म विगत इतिहास के समस्त अनुभव के विपरीत आचरण करता है। इस आरोप का सार तत्व क्या है? अब तक अस्तित्वमान समस्त समाज का इतिहास वर्ग विरोधों के विकास का इतिहास रहा है, जिन्होंने भिन्न भिन्न युगों में भिन्न भिन्न रूप धारण किया था। पर उन्होंने चाहे जो भी रूप धारण किया हो, एक तथ्य पिछले सभी युगों में हर अवस्था में मौजूद रहा है: समाज के एक हिस्से द्वारा दूसरे हिस्से का शोषण। अतः कोई आश्चर्य की बात नहीं कि विगत युगों की सामाजिक चेतना सारी विविधता और विभिन्नता प्रदर्शित करने के बावजूद खुद एक सामान्य रूपों या सामान्य विचारों के दायरे में गतिशील रही है, जो वर्ग विरोधों के पूर्ण रूप से विलुप्त होने के पहले पूरी तरह नहीं मिट सकते। कम्युनिस्ट क्रांति पारंपरिक संपत्ति संबंधों से आमूलतम विच्छेद है। फिर इसमें आश्चर्य क्या कि इस क्रांति के विकास का अर्थ है पारंपरिक विचारों से आमूलतम संबंध विच्छेद। लेकिन कम्युनिज्म के खिलाफ बुर्जुआ आरोपों की कथा अब समाप्त की जाए। ऊपर हम देख आए हैं कि मजदूर वर्ग की क्रांति में पहला कदम सर्वहारा हो उठाकर शासक वर्ग की स्थिति में लाना, जनवाद की लड़ाई को जीतना है। सर्वहारा अपने राजनीतिक प्रभुत्व का प्रयोग बुर्जुआ वर्ग से धीरे धीरे करके सारी पूंजी छीनने, उत्पादन के सभी उपकरणों को राज्य के अर्थात शासक वर्ग के रूप में संगठित सर्वहारा के हाथों में केंद्रीकृत करने तथा उत्पादक शक्तियों की समग्रता में यथाशीघ्र वृद्धि करने के लिए करेगा। निस्संदेह आरंभ में ये काम सांपत्तिक अधिकारों पर और बुर्जुआ उत्पादन की अवस्थाओं पर निरंकुश हमलों के बिना नहीं हो सकता। अतः ऐसे उपायों के बिना नहीं हो सकता जो आर्थिक दृष्टि से अपर्याप्त और अव्यावहारिक प्रतीत होते हैं, पर जो विकासक्रम में अपनी सीमा को लंघ जाते हैं, पुरानी सामाजिक व्यवस्था के और अधिक अतिक्रमण को अनिवार्य बना देते हैं और उत्पादन प्रणाली में पूर्णतया क्रांति लाने के साधन के रूप में अनिवार्य हैं। निस्संदेह भिन्न भिन्न देशों में ये उपाय भिन्न भिन्न होंगे, फिर भी नीचे दिए हुए तरीके सबसे आगे बढ़े हुए देशों में आमतौर से लागू हो सकेंगे। 1. भूसंपत्ति का उन्मूलन और समस्त किराया जमीन का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उपयोग। 2. भारी आरोही अथवा क्रमवर्धी आयकर। 3. विरासत के समस्त अधिकार का उन्मूलन। 4. सभी उत्प्रवासियों और विद्रोहियों की संपत्ति की जब्ती। 5. सरकारी पूंजी और पूर्ण एकाधिकार से संपन्न राष्ट्रीय बैंक द्वारा उधार का राज्य के हाथों में केंद्रीकरण। 6. संचार तथा परिवहन के साधनों का राज्य के हाथों में केंद्रीकरण। 7. राजकीय कारखानों और उत्पादन के उपकरणों का विस्तार करना, एक आम योजना के अनुसार प्रति जमीन को काश्त में लाना और जमीन का सामान्यतः सुधार करना। 8. प्रत्येक के लिए समान श्रम दायित्व, औद्योगिक सेनाओं की स्थापना, विशेषकर कृषि के लिए। 9. कृषि का उद्योग के साथ संयोजन, देश में आबादी के अधिक सम वितरण द्वारा शहर और देहात के बीच अंतर को धीरे धीरे मिटाया जाना। 10. सभी बच्चों की सार्वजनिक विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा, अपने वर्तमान रूप में कारखानों में बच्चों के काम का अंत, शिक्षा और औद्योगिक उत्पादन का संयोजन आदि आदि। विकासक्रम में जब वर्ग विभेद मिट जाएंगे और सारा उत्पादन पूरे राष्ट्र के एक विशाल संघ के हाथ में संकेंद्रित हो जाएगा, तब सार्वजनिक सत्ता अपना राजनीतिक स्वरूप खो देगी। राजनीतिक सत्ता इस शब्द के असली अर्थ में केवल एक वर्ग की दूसरे वर्ग का उत्पीड़न करने की संगठित शक्ति का नाम है। बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ अपने संघर्ष के दौरान परिस्थितियों से मजबूर होकर सर्वहारा को अगर अपने को एक वर्ग के रूप में संगठित करना पड़ता है, अगर क्रांति के जरिए वह अपने को शासक वर्ग बना लेता है और इस तरह पुरानी उत्पादन अवस्थाओं का बलपूर्वक अंत कर देता है, तो उन अवस्थाओं के साथ साथ वह वर्ग विग्रहों के अस्तित्व की और आमतौर पर खुद वर्गों के अस्तित्व की अवस्थाओं का खात्मा कर देगा और इस प्रकार वह एक वर्ग के रूप में स्वयं अपने प्रभुत्व का भी अंत कर देगा। तब वर्गों और वर्ग विग्रहों से बिंधे पुराने बुर्जुआ समाज के स्थान पर एक ऐसे संघ की स्थापना होगी जिसमें व्यष्टि का स्वतंत्र विकास समष्टि के स्वतंत्र की शर्त होगा। 3. समाजवादी और कम्युनिस्ट साहित्य। एक प्रतिक्रियावादी समाजवाद, सामंती समाजवाद, फ्रांस और इंग्लैंड के अभिजातों की ऐतिहासिक स्थिति ऐसी थी कि आधुनिक बुर्जुआ समाज के खिलाफ पैम्फलेट लिखना उनका धंधा बन गया। जुलाई 1830 की फ्रांसीसी क्रांति में और इंग्लैंड के सुधार आंदोलन में इन अभिजातों को पुनः इन घृणास्पद नवप्रतिष्ठित अभिजातों से हारना पड़ा। उसके बाद किसी गंभीर राजनीतिक लड़ाई लड़ने की संभावना सर्वथा समाप्त हो गई। केवल साहित्यिक लड़ाई ही अब संभव थी।
लेकिन साहित्य के क्षेत्र में भी पुनःस्थापन काल के पुराने नारों का प्रयोग असंभव हो गया था। इंग्लैंड में 1660 से 1689 का पुनःस्थापन काल नहीं, बल्कि फ्रांस में 1814 से 1830 का पुनःस्थापन काल। लोगों की सहानुभूति हासिल करने के लिए इन अभिजातों को बाह्यतः अपने हितों को आंखों से ओझल करने और केवल शोषित मजदूर वर्ग के हितों को लेकर बुर्जुआ वर्ग के विरुद्ध अपना प्रभियोग पत्र तैयार करने को विवश होना पड़ा। चुनांचे अभिजात वर्ग ने अपने नए प्रभु के खिलाफ व्यंग्यपूर्ण तथा विद्रूपात्मक कविताएं लिखकर और उसके कानों में उसके आने वाले सर्वनाश की भयानक भविष्योक्तियां फुसफुसाकर उससे अपना बदला लिया। सामंती समाजवाद की उत्पत्ति इसी तरह हुई, कुछ रोना धोना, कुछ व्यंग्यात्मक तीर चलाना, कुछ अतीत को प्रतिध्वनित करना, कुछ भविष्य का भय दिखाना, कभी कभी अपनी कटु व्यंग्यपूर्ण और पैनी आलोचना द्वारा बुर्जुआ वर्ग के मर्मस्थल को चोट पहुंचाना, किंतु आधुनिक इतिहास की प्रगति को हृदयंगम करने में अपनी पूर्ण असमर्थता के कारण अपने प्रभाव में सदा हास्यास्पद रह जाना। जनता को अपनी तरफ करने के लिए अभिजातों ने सर्वहारा की भीख की झोली को अपना झंडा बनाया। लेकिन जब जब जनता उनके साथ हुई, उसने उनके कूल्हों पर पुराने सामंत वंश चिन्हत्रों के ठप्पे ही लगे देखे और वह हंसी के जोरदार और तिरस्कारपूर्ण ठहाकों के साथ उन्हें छोड़कर चल दी। फ्रांसीसी लेजिटिमिस्टों के एक हिस्से और तरुण इंग्लैंड ने यही नज़ारा पेश किया, यह इंगित करते हुए कि उनके शोषण का तरीका बुर्जुआ वर्ग के शोषण के तरीके से भिन्न था। सामंतवादी भूल जाते हैं कि जिन परिस्थितियों और अवस्थाओं में वे शोषण करते थे, वे बिल्कुल भिन्न थी और अब कालातीत हो गई हैं। ये दिखाते हुए कि उनके शासन में आधुनिक सर्वहारा का अस्तित्व ही नहीं था, वे भूल जाते हैं कि आधुनिक बुर्जुआ वर्ग समाज के स्वयं उनके ही रूप की अनिवार्य संतान है। बाकी यह कि अपनी आलोचना के प्रतिक्रियावादी स्वरूप को वे इतना कम छिपाते हैं कि बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ उनका सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये होता है कि बुर्जुआ शासन में एक ऐसा वर्ग विकसित किया जा रहा है जिसे पुरानी समाज व्यवस्था को समूल उखाड़ फेंकना है। बुर्जुआ वर्ग को वे इतना इसके लिए उलाहना नहीं देते कि वह सर्वहारा को उत्पन्न कर रहा है, जितना इसके लिए कि वह क्रांतिकारी सर्वहारा को जन्म दे रहा है। इसलिए अपने राजनीतिक व्यवहार में वे मजदूर वर्ग के खिलाफ सभी दमनकारी उपायों में भाग लेते हैं और रोजमर्रा के जीवन में अपनी शब्दाडंबरपूर्ण लफ्फाजी के बावजूद उद्योग के कल्पवृक्ष से गिरे सोने के फलों को बीनने के लिए और ऊन, चुकंदर की चीनी और आलू की स्पिरिट के व्यापार के लिए वे सत्य, प्रेम और सम्मान का सौदा करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। यह मुख्यतया जर्मनी पर लागू होता है, जहां भूसंपत्तिधारी अभिजात और युंकर अपनी जमीन के बहुत बड़े हिस्से को अपनी ओर से गुमाश्तों से काश्त करवाते हैं और इसके अलावा बड़े पैमाने पर चुकंदर से चीनी और आलू से स्पिरिट बनाने का भी रोजगार करते हैं। ब्रिटेन के अधिक धनिक अभिजात अभी इस हद तक नहीं गिरे हैं, लेकिन वे भी जानते हैं कि किस तरह न्यूनाधिक संदिग्ध संयुक्त पूंजी कंपनियों के प्रवर्तकों में अपना नाम देकर किराया जमीन की घटती हुई आमदनी को पूरा किया जाए। जिस तरह पुरोहितों और भूस्वामियों का चोली दामन का साथ रहा है, उसी तरह पुरोहिती समाजवाद और सामंगी समाजवाद दोनों जन्म के संगी हैं। ईसाई तपश्चर्या को समाजवादी का रंग दे देने से अधिक आसान काम दूसरा नहीं है। क्या ईसाई धर्म निजी स्वामित्व, विवाह और राज्य के खिलाफ घोषणाएं नहीं करता रहा है? इन चीज़ों के बदले क्या उसने दान पुण्य और गरीबी, ब्रह्मचर्य और शारीरिक तप, मठ निवास और मातारूपी चर्च की शरण लेने का उपदेश नहीं दिया है? ईसाई समाजवाद केवल वह पवित्र जल है जिसकी छींक मारकर पादरी लोग अभिजातों की दुर्भावनों को पावनता प्रदान करते हैं। खत निम्न बुर्जुआ समाजवाद, सामंती अभिजात वर्ग अकेला वर्ग नहीं है जिसे बुर्जुआ वर्ग ने बर्बाद किया, वही एक अकेला वर्ग नहीं है जिसके अस्तित्व की अवस्थाएं आधुनिक बुर्जुआ समाज की आबोहवा में घुटकर रह गई हैं और मर मिटी हैं। मध्ययुग के बर्गर और छोटे भूमिधर किसान आधुनिक बुर्जुआ वर्ग के पूर्वगामी थे। उन देशों में जो उद्योग और वाणिज्य की दृष्टि से अल्पविकसित हैं, ये दोनों वर्ग अब भी उदीयमान बुर्जुआ वर्ग के साथ लस्टम पस्टम चले जा रहे हैं। उन देशों में जहां आधुनिक सभ्यता पुनर्तः विकसित हो चुकी है, एक नया निम्न बुर्जुआ वर्ग बन गया है जो सर्वहारा और बुर्जुआ वर्ग के बीच झूला करता है और बुर्जुआ समाज के एक पूरक अंग के रूप में निरंतर नवजीवन धारण करता रहता है। लेकिन प्रतिस्पर्धा की क्रिया के परिणामस्वरूप इस वर्ग के अलग अलग सदस्य निरंतर सर्वहारा की कतारों में धकेले जाते रहते हैं और आधुनिक उद्योग के विकास के साथ के उस क्षण को नज़दीक आता तक देखते हैं जब आधुनिक समाज के एक स्वतंत्र अंशक के रूप में वे पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे और कल कारखानों, खेती और वाणिज्य के क्षेत्र में अधीक्षक, नाजिर और दुकान कर्मचारी उनका स्थान ले लेंगे। फ्रांस जैसे देशों में जहां आधी से कहीं अधिक आबादी किसानों की है, ये स्वाभाविक था कि बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ सर्वहारा का साथ देने वाले लेखक बुर्जुआ शासन व्यवस्था की अपनी आलोचना में किसान और निम्न बुर्जुआ के मानदंड का प्रयोग करें और मजदूर वर्ग के समर्थन में इन्हीं पिछले वर्गों के दृष्टिबिंदु से आवाज उठाएं।
निम्न बुर्जुआ समाजवाद की उत्पत्ति इसी तरह हुई। न केवल फ्रांस में बल्कि इंग्लैंड में भी इस मत के प्रधान सीसे मोदी थे। समाजवाद की इस शाखा ने आधुनिक उत्पादन की अवस्थाओं के अंतर्विरोधों का बहुत ही बारीकी के साथ विश्लेषण किया। उसने अर्थशास्त्रियों की पाखंडपूर्ण सफाइयों का पर्दाफाश किया। उसने मशीनों के उपयोग और श्रम विभाजन के विनाशकारी परिणामों को, पूंजी और भूमि के मुंती भर लोगों के हाथों में संकेंद्रण, अत्युत्पादन और संकटों को अकाट्य रूप से प्रमाणित किया। उसने निम्नबुर्जुआ वर्ग और किसानों के अवश्यंभावी विनाश, सर्वहारा की दुर्दशा, उत्पादन में अराजकता, धन के वितरण में घोर असमानता, राष्ट्रों के बीच विध्वंसकारी औद्योगिक युद्ध, पुराने नैतिक बंधनों के विच्छेदन, पुराने पारिवारिक संबंधों और पुरानी जातियों के विघटन की ओर इशारा किया। किंतु अपने सकारात्मक उद्देश्यों में इस तरह का समाजवाद या तो उत्पादन और विनिमय के पुराने साधनों और उनके साथ पुराने संपत्ति संबंधों की और पुराने समाज की पुनर्स्थापना करना, या उत्पादन और विनिमय के आधुनिक साधनों को उन्हीं पुराने संपत्ति संबंधों के ढांचे के भीतर जकड़ देना चाहता है जिन्हें इन साधनों ने ध्वस्त कर दिया है और अनिवार्यतः कर देना था। दोनों ही हालतों में ये साथ ही साथ प्रतिक्रियावादी और यूटोपियाई है। उद्योग को चलाने के लिए संगठित गिल्ड संघ और कृषि में पितृसत्तात्मक संबंध इसके चरम आदर्श हैं। अंततः जब निर्मम ऐतिहासिक वास्तविकता ने आत्मवंचना का सारा नशा उतार दिया तो समाजवाद का ये रूप खुमारी के दौरे में आपसे आप खत्म हो गया। जर्मन अथवा सच्चा समाजवाद, फ्रांस का समाजवादी और कम्युनिस्ट साहित्य, सत्तारूढ़ बुर्जुआ वर्ग के दबाव में उत्पन्न साहित्य जो इस सत्ता के विरुद्ध संघर्ष की अभिव्यक्ति था, जर्मनी में उस समय लाया गया जब उस देश में सामंती निरंकुशता के खिलाफ वहाँ के बुर्जुआ वर्ग ने अपनी लड़ाई भी शुरू ही की थी। जर्मन दार्शनिकों, कट दार्शनिकों और बुद्धिविलासियों ने इस साहित्य को बड़ी उत्सुकता के साथ लपका, सिर्फ ये भूलते हुए कि इन कृतियों के फ्रांस से जर्मनी में आप्रवासन के साथ फ्रांसीसी सामाजिक अवस्थाओं का भी आप्रवास नहीं हुआ था। जर्मन सामाजिक अवस्थाओं के संपर्क में इस फ्रांसीसी साहित्य ने अपना सारा तात्कालिक व्यवहारिक महत्व खो दिया और विशुद्ध साहित्यिक रूप ग्रहण कर लिया। चुनांचे 18वीं सदी के जर्मन दार्शनिकों की निगाह में पहली फ्रांसीसी क्रांति की मांगें व्यवहारिक तर्कबुद्धि की सामान्य मांगों के अलावा और कुछ न थीं और क्रांतिकारी फ्रांसीसी बुर्जुआ की इच्छा की अभिव्यक्ति उनकी दृष्टि में शुद्ध इच्छा, अपरिहार्य इच्छा, सामान्यतः सच्ची मानवीय इच्छा के नियमों की द्योतक थी। जर्मन विद्वज्जनों का एकमात्र काम इन नए फ्रांसीसी विचारों का अपने प्राचीन दार्शनिक विवेक के साथ सामंजस्य स्थापित करने, या यूं कहिए कि अपने दार्शनिक दृष्टिकोण को त्यजे बिना इन फ्रांसीसी विचारों का संयोजन कर लेने में निहित था। संयोजन का ये काम उसी तरह पूरा किया गया जिस तरह की किसी विदेशी भाषा को आत्मसात किया जाता है, अर्थात अनुवाद द्वारा। विदित है कि मठवासी किस प्रकार उन पांडुलिपियों के ऊपर, जिनमें प्राचीन मूर्तिपूजकों की क्लासिकी रचनाएं लिखी गई थीं, कैथोलिक संतों की फुहर जीवनियां लिखा करते थे। जर्मन विद्वज्जनों ने अपवित्र फ्रांसीसी साहित्य के संबंध में इस प्रक्रिया को उलट दिया। अपनी दार्शनिक बकवास को उन्होंने मूल फ्रांसीसी कृतियों की पुष्ट पर लिखा। उदाहरण के लिए, द्रव्य के आर्थिक कार्यों की फ्रांसीसी समीक्षा की पुष्ट पर उन्होंने लिखा मानवता का वियोजन, और बुर्जुआ राज्य की फ्रांसीसी समीक्षा के नीचे सामान्य के प्रवर्ग की सत्ताच्युति आदि आदि। फ्रांसीसी ऐतिहासिक समीक्षाओं की पुष्ट पर इन दार्शनिक उक्तियों के अंतर्वेशन को उन्होंने कर्म दर्शन, सच्चा समाजवाद, समाजवाद का जर्मन विज्ञान, समाजवाद का दार्शनिक आधार आदि भारी भरकम नाम दिए। इस तरह फ्रांसीसी समाजवादी और कम्युनिस्ट साहित्य को बिल्कुल शक्तिहीन बना दिया गया। और चूंकि जर्मनों के हाथों में उसने एक वर्ग के विरुद्ध दूसरे वर्ग के संघर्ष को अभिव्यक्त करना छोड़ दिया, इसलिए उन्हें ऐसा बोध हुआ कि उन्होंने फ्रांसीसी एकांगिता पर काबू पा लिया है और वे सच्ची अपेक्षाओं का नहीं, बल्कि सत्य की अपेक्षाओं का, सर्वहारा के हितों का नहीं, बल्कि मानव स्वभाव के, सामान्यतः मनुष्य के हितों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो किसी वर्ग का नहीं है, जिसकी कोई वास्तविकता नहीं है और जो केवल दार्शनिक स्वैरकल्पना के कुराच्छन लोक में ही रहता है। इस जर्मन समाजवाद ने, जो स्कूल के अभ्यास जैसे अपने मामूली काम को इतना गंभीर और महत्वपूर्ण मानता था और अपनी फीके पकवान वाली ऊंची दुकान का इतना ढिंढोरा पीटता था, इस बीच अपनी पांडित्यपूर्ण निष्कलुषता को धीरे धीरे खो दिया। सामंती अभिजात वर्ग और निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ जर्मन और खास तौर से प्रशाई बुर्जुआ वर्ग का संघर्ष, दूसरे शब्दों में उदारवादी आंदोलन, अधिक गंभीर बन गया। इससे सच्चे समाजवाद को राजनीतिक आंदोलन के सामने समाजवादी मांगें रखने, उदारवाद, प्रतिनिधिमूलक सरकार, बुर्जुआ प्रतिस्पर्धा, बुर्जुआ प्रेस स्वातंत्र्य, बुर्जुआ विधि निर्माण, बुर्जुआ स्वतंत्रता और समानता आदि पर पारंपरिक लानतों की बौछार करने और जनसाधारण को यह उपदेश देने का चिरवांछित अवसर प्राप्त हो गया कि इस बुर्जुआ आंदोलन से उन्हें कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही नुकसान होगा।
जर्मन समाजवाद ने बड़े मौके से इस बात को भुला दिया कि फ्रांसीसी समीक्षा, जिसकी वह एक बेहुदा प्रतिध्वनि मात्र था, आधुनिक बुर्जुआ समाज के अस्तित्व की, उसके अस्तित्व की तदरूप आर्थिक अवस्थाओं की और उसके अनुरूप ढले राजनीतिक संविधान की, अर्थात ठीक उन्हीं चीज़ों की पूर्व कल्पना करती थी जिनकी प्राप्ति जर्मनी में अभी तक निर्णीत संघर्ष का लक्ष्य था। जर्मन निरंकुश सरकारों को, उनके हवाली मवाली पदारियों, प्रोफेसरों, देहाती रईसों और नौकरशाहों को इस समाजवाद के रूप में भयोत्पादक बुर्जुआओं के खिलाफ एक मनचाहा हवा मिल गया। हंटरों और गोलियों की कड़वी खुराक के बाद, जो इन्हीं सरकारों ने ठीक उसी समय जर्मनी के विद्रोही मजदूरों को पिलाई थी, वह एक मिष्ठान के समान था। इस प्रकार, जहां ये सच्चा समाजवाद जर्मन बुर्जुआओं के खिलाफ लड़ाई में सरकारों का अस्त्र बन गया, वहीं प्रत्यक्ष रूप से उसने एक प्रतिक्रियावादी हित, जर्मन कूपमंडूकों के हित का प्रतिनिधित्व किया। जर्मनी में निम्न बुर्जुआ वर्ग ही, जो 16वीं शताब्दी का एक अवशेष है और तब से बार बार विभिन्न रूप धारण करके प्रकट होता रहा है, वहां की वर्तमान अवस्था का वास्तविक सामाजिक आधार है। इस वर्ग को बरकरार रखना जर्मनी की वर्तमान अवस्था को बरकरार रखना है। बुर्जुआ वर्ग का औद्योगिक तथा राजनीतिक प्रभुत्व, एक ओर तो पूंजी के संकेंद्रण द्वारा और दूसरी ओर क्रांतिकारी सर्वहारा के उदय द्वारा उसके निश्चित विनाश का खतरा पैदा करता है। सच्चा समाजवाद एक ही तीर से इन दोनों चिड़ियों को खत्म कर देता लगता था। अतः सच्चा समाजवाद एक महामारी की तरह फैल गया। जर्मन समाजवादियों ने अपने दरुनाजनक शाश्वत सत्यों की ठरठरी को जब कल्पना में भावों के झीने आवरण में लपेटा, इस आवरण में आलंकारिक भाषारूपी फूलदार सलमे सितारों की कसीदाकारी की और उसे रूबन भावुकता के निहार जल में भिगोकर बाजारों में ले आए, तो फिर क्या कहना था, ऐसे खरीदारों के बीच उनके माल की खूब खपत हुई। और अपनी ओर से जर्मन समाजवाद ने निम्न बुर्जुआ कूपमंडूक का आड़बरपूर्ण प्रतिनिधि होने के अपने पेशे को अधिकाधिक स्वीकार किया। उसने जर्मन राष्ट्र को आदर्श राष्ट्र और जर्मन तुच्छ कूपमंडूक को ही आदर्श मानव घोषित कर दिया। इस आदर्श मानव की हर अपराधपूर्ण नीचता की उसने एक रहस्यमय, उच्च समाजवादी ढंग की व्याख्या की, असलियत के बिल्कुल विपरीत व्याख्या। अंत में तो वह कम्युनिज्म की पाश्विक विनाशकारी प्रवृत्ति का सीधे सीधे विरोध करने और तमाम वर्ग संघर्षों के प्रति अपनी घोर पक्षपातहीन अवज्ञा घोषित करने की पराकाष्ठा तक पहुंच गया। जर्मनी में आजकल 1847 समाजवादी और कम्युनिस्ट साहित्य के नाम से जिन चीज़ों का प्रचार हो रहा है, उनमें से बहुत थोड़े अपवादों को छोड़कर बाकी सब इसी गंदे और क्षयकारी साहित्य की कोटि में आती हैं। 1848 की क्रांतिकारी आंधी ने इस पूरी लिचड़ प्रवृत्ति का सफाया कर दिया और उसके समर्थकों की समाजवाद में टांग अड़ाने की इच्छा को दूर कर दिया। इस प्रवृत्ति के मुख्य और क्लासिकी प्रतिनिधि कार्ल ब्रून हैं। दो रूढ़िवादी अथवा बुर्जुआ समाजवाद, बुर्जुआ वर्ग का एक हिस्सा इसलिए सामाजिक व्यथाओं को दूर करना चाहता है कि बुर्जुआ समाज को बरकरार रखा जा सके। अर्थशास्त्री, परोपकारी, मानवतावादी, श्रमजीवी वर्ग की हालत सुधारने का आकांक्षी, दीन सहायता संगठक, पशु निर्दयता निवारण समाजों के सदस्य, दारूबंदी के दीवाने, हर कल्पनीय प्रकार के अनजान सुधारक इसी श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा इस तरह के समाजवाद का पूरी की पूरी पद्धतियों के रूप में विशदीकरण तक कर दिया गया है। समाजवाद के इस रूप के उदाहरण स्वरूप हम प्रूदों की पुस्तक दरिद्रता का दर्शन को ले सकते हैं। बुर्जुआ समाजवादी आधुनिक सामाजिक अवस्थाओं का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन उनके द्वारा अनिवार्यतः उत्पन्न संघर्षों और खतरों के बिना। वे मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन उसके क्रांतिकारी और विघटनकारी तत्वों के बिना। वे बुर्जुआ वर्ग का होना चाहते हैं, लेकिन सर्वहारा का नहीं। बुर्जुआ वर्ग स्वाभाविकतया उसी दुनिया को सर्वश्रेष्ठ मानता है जिसमें वह सर्वस्वा हो, और बुर्जुआ समाजवाद इसी सुखद संकल्पना को विभिन्न न्यूनाधिक संपूर्ण पद्धतियों में विकसित कर देता है। इसलिए बुर्जुआ समाजवाद जब सर्वहारा से यह अपेक्षा करता है कि वह इस तरह की व्यवस्था को कार्यरूप दे और ऐसा करके सीधे सामाजिक नए यरूशलेम में पहुंच जाए, तो दरअसल वह यही अपेक्षा करता है कि सर्वहारा वर्तमान समाज की सीमाओं के भीतर ही रहे, मगर बुर्जुआ वर्ग के बारे में अपने तमाम घृणामय इरादों को तिलांजलि दे दे। इसे समाजवाद का एक दूसरा, अधिक व्यवहारिक परंतु कम व्यवस्थित रूप प्रत्येक क्रांतिकारी आंदोलन को मजदूर वर्ग की दृष्टि में ये दिखाकर गिराना चाहता है कि उसे मात्र राजनीतिक सुधारों से नहीं, अपितु जीवन की भौतिक अवस्थाओं, आर्थिक संबंधों में परिवर्तन से ही कोई लाभ हो सकता है। लेकिन जीवन की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन से समाजवाद के इस रूप का मतलब बुर्जुआ उत्पादन संबंधों के उन्मूलन से कदापि नहीं है, जो क्रांति के जरिए ही संपन्न किया जा सकता है, बल्कि इन्हीं संबंधों पर आधारित प्रशासकीय सुधारों से है,
अर्थात ऐसे सुधारों से जो किसी हालत में पूंजी और श्रम के संबंधों में परिवर्तन नहीं लाते और ज़्यादा से ज़्यादा बुर्जुआ सरकार का खर्च कम कर देते हैं और उसके प्रशासकीय कार्यों को कुछ सरल बना देते हैं। बुर्जुआ समाजवाद उपयुक्त अभिव्यक्ति तब और सिर्फ तब ही प्राप्त करता है जब वह केवल भाषा का एक अलंकार बन जाता है। मुक्त व्यापार, मजदूर वर्ग के भले के लिए। संरक्षी शुल्क, मजदूर वर्ग के भले के लिए। जेल सुधार, मजदूर वर्ग के भले के लिए। बुर्जुआ समाजवाद का यही हर्फ आखिर है, बस यही हर्फ है जिसे वह संजीदगी से मानता है। उसका लुब्बे लुबाब इस मुहावरे में है, बुर्जुआ बुर्जुआ है, मजदूर वर्ग के भले के लिए। 3. समीक्षात्मक यूटोपियाई समाजवाद और कम्युनिज्म। यहाँ हम बाब्योफ और दूसरे लेखकों की कृतियों की तरह के उस साहित्य की चर्चा नहीं कर रहे हैं जिसने प्रत्येक महान आधुनिक क्रांति में सदा सर्वहारा की मांगों को मुखरित किया है। अपने वर्ग लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सर्वहारा की पहली सीधी कोशिशों सार्वत्रिक उत्तेजना के काल में की गई थी, जब सामंती समाज का तख्ता उल्टा जा रहा था। सर्वहारा की उस समय की अविकसित अवस्था के कारण और साथ ही उसकी मुक्ति के लिए आवश्यक आर्थिक अवस्थाओं के अभाव के कारण, उन अवस्थाओं के जिन्हें अभी उत्पन्न होना था और जो केवल आसन बुर्जुआ युग द्वारा ही उत्पन्न की जा सकती थी, इन कोशिशों का असफल होना अनिवार्य था। सर्वहारा के इन पहले आंदोलनों का सहगामी क्रांतिकारी साहित्य अनिवार्यतः प्रतिक्रियावादी चरित्र रखता था। वह सार्विक त्याग और भोंडे रूप में सामाजिक समतुलन की भावनाएं पोषित करता था। सेंट सिमोन, फुरिये ओवन तथा दूसरे लोगों की पद्धतियां, जिन्हें वस्तुतः समाजवादी और कम्युनिस्ट पद्धतियां कहा जा सकता था, सर्वहारा और बुर्जुआ वर्ग के बीच संघर्ष के उपरोक्त आरंभिक अविकसित काल में उदित होती हैं। देखिए अध्याय 1, बुर्जुआ और सर्वहारा। इसमें संदेह नहीं कि इन पद्धतियों के संस्थापक तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में वर्ग विरोधों और विघटनशील तत्वों की क्रिया को देखते हैं, किंतु उन्हें सर्वहारा में, जो अभी अपने शैशव में ही था, किसी भी तरह की ऐतिहासिक पेशकदमी अथवा स्वतंत्र राजनीतिक आंदोलन की कैसी भी क्षमता से हीन वर्ग की झलक ही मिलती है। चूंकि वर्ग विग्रह का विकास उद्योग के विकास के साथ कदम मिलाकर चलता है, इसलिए आर्थिक स्थिति जैसे कि वे देखते हैं, अभी उन्हें सर्वहारा की मुक्ति के लिए आवश्यक भौतिक अवश्याएं प्रदान नहीं करती। इसलिए वे इन अवस्थाओं को उत्पन्न करने में समर्थ नए सामाजिक विज्ञान की, नए सामाजिक नियमों की तलाश करते हैं। ऐतिहासिक कार्यकलाप का स्थान उनके व्यक्तिगत आविष्कारशील कार्यकलाप को, इतिहासतः सर्जित मुक्ति की अवस्थाओं का स्थान कल्पना प्रसूत अवस्थाओं को और सर्वहारा के क्रमिक तथा स्वतःस्फूरित वर्ग संगठन का स्थान इन आविष्कारकों द्वारा विशेष रूप के आविष्कृत समाज संगठन को ले लेना होगा। उनकी दृष्टि में भावी इतिहास अपने आप को उनकी सामाजिक योजनाओं के प्रचार और उनके व्यवहारिक क्रियान्वयन में परिणत कर लेता है। अपनी योजनाओं की तैयारी में उन्हें सर्वाधिक पीड़ित वर्ग होने के नाते सबसे ज्यादा मजदूर वर्ग के हितों का ध्यान रखने का एहसास रहता है। सर्वहारा के अस्तित्व का उनकी दृष्टि में केवल एक अर्थ है, सर्वाधिक पीड़ित वर्ग। वर्ग संघर्ष की अविकसित अवस्था और स्वयं अपने परिवेश के कारण इस तरह के समाजवादी अपने को तमाम वर्ग विग्रहों से बहुत ऊपर समझते हैं। वे समाज के प्रत्येक सदस्य की, सबसे संपन्न सदस्यों तक की हालत को बेहतर बनाना चाहते हैं। इसलिए वे आदतन वर्गों का लिहाज किए बिना आमतौर पर पूरे समाज से, या यूं कहिए कि खास तौर से शासक वर्ग से अपील करते हैं। कारण कि भला ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी प्रणाली को एक बार समझ लेने के बाद लोग यह न देख पाएं कि वह समाज की यथासंभव श्रेष्ठतम व्यवस्था के लिए यथासंभव श्रेष्ठतम योजना है। इसलिए वे हर तरह की राजनीतिक और खास तौर से क्रांतिकारी कार्रवाई को अस्वीकार करते हैं। अपने उद्देश्यों को वे शांतिमय तरीकों से हासिल करना चाहते हैं और छोटे छोटे प्रयोगों के जरिए, जिनकी असफलता अवश्यंभावी है, और उदाहरण के जोर से अपने नवीन सामाजिक दिव्य संदेश के लिए मार्ग प्रशस्त करने की कोशिश करते हैं। एक ऐसे समय जब सर्वहारा अब भी अत्यंत अविकसित अवस्था में ही है और उसे स्वयं अपनी स्थिति की अत्यंत काल्पनिक धारणा ही है, चित्रित भावी समाज के ये अतिकाल्पनिक चित्र समाज के व्यापक पुनर्निर्माण की उस वर्ग की प्रथम नैसर्गिक आकांक्षाओं से मेल खाते हैं। किंतु इन समाजवादी और कम्युनिस्ट प्रकाशनों में समीक्षात्मक तत्व भी पाया जाया है। वे वर्तमान समाज के प्रत्येक सिद्धांत पर प्रहार करते हैं। अतः वे मजदूर वर्ग के प्रबोधन के लिए अत्यंत मूल्यवान सामग्री से परिपूर्ण हैं। उनमें प्रस्तावित व्यवहारिक उपाय, जैसे शहर और देहात के बीच अंतर का, परिवार का, अलग अलग व्यक्तियों के निजी फायदे के लिए उद्योगों के चलाए जाने और उजरती व्यवस्था का उन्मूलन, सामाजिक सामंजस्य की उद्घोषण, राज्य की क्रिया का केवल उत्पादन के अधीक्षण में रूपांतरण, ये सभी उपाय केवल उन वर्ग विग्रहों के विलोपन की दिशा की ओर इंगित करते हैं जो उस समय उठ ही रहे थे और इन प्रकाशनों में जिन्हें केवल अपने सबसे प्रारंभिक, अस्पष्ट और अपरिभाषित रूप में ही मान्यता दी गई है। इसलिए ये प्रस्ताव शुद्धतः यूटोपियाई, काल्पनिक स्वरूप के हैं।
समीक्षात्मक यूटोपियाई समाजवाद तथा कम्युनिज्म का महत्व ऐतिहासिक विकास के व्युत्क्रमानुपात में है। जितना ही आधुनिक वर्ग संघर्ष विकसित होता और निश्चित रूप ग्रहण करता जाता है, उतना ही संघर्ष से यह बेतुकी निस्संगता, उस पर ये बेतुके प्रहार अपने सारे व्यवहारिक महत्व और सैद्धांतिक औचित्य को गंवाते जाते हैं। फलतः जहां इन पद्धतियों के प्रवर्तक कई बातों के लिहाज से क्रांतिकारी थे, वहां उनके अनुगामियों ने हर ही मामले में केवल प्रतिक्रियावादी संप्रदाय ही स्थापित किए हैं। सर्वहारा के प्रगामी ऐतिहासिक विकास के बावजूद वे अपने गुरुओं के मूल विचारों से चिपके हुए हैं। इसलिए वे निरंतर वर्ग संघर्ष को स्तब्ध करने और वर्ग विग्रहों में सामंजस्य स्थापित कराने की कोशिश करते हैं। वे अब भी अपनी सामाजिक यूटोपियाओं की प्रयोगों द्वारा सिद्धि करने, एक के दुख के फालांस्तेर खड़े करने, गृह उपनिवेश स्थापित करने, एक नई छोटी इकारिया, नए यरूशलम का जेबी संस्करण कायम करने के सपने देखते हैं, और इन सभी हवाई किलों को अमली शक्ल देने के लिए उन्हें बुर्जुआओं की भावनाओं और थैलियों का आश्रय लेने को मजबूर होना पड़ता है। धीरे धीरे ये लोग भी प्रतिक्रियावादी रूढ़िवादी समाजवादियों की श्रेणी में पहुंच जाते हैं, जिनका ऊपर चित्रण किया गया है। अंतर केवल इतना रहता है कि उनकी अपेक्षा इनका पांडित्य अधिक सुव्यवस्थित है और अपने सामाजिक विज्ञान के चमत्कारी नतीजों में वे कट्टर और मूलग्राही विश्वास रखते हैं। फालांस्तेर शार्ल फुरिये की योजना पर आधारित समाजवादी बस्तियां थीं, इकारिया, काबे द्वारा कल्पना नगरी यूटोपिया को और बाद में अमेरिका की अपनी कम्युनिस्ट बस्ती को भी दिया गया नाम था। इसलिए मजदूर वर्ग की हर राजनीतिक कार्रवाई का वे प्रचंड विरोध करते हैं। उनके मुताबिक ऐसी कार्रवाइयां केवल नए दिव्य संदेश में अंधविश्वास का ही परिणाम हो सकती हैं। इंग्लैंड में ओवनपंथी चार्टिस्टों का और फ्रांस में फुरियरपंथी रिफॉर्मिस्टों का विरोध करते हैं। 4. विभिन्न वर्तमान विरोधी पार्टियों के संबंध में कम्युनिस्टों की स्थिति। दूसरे अध्याय में विद्यमान मजदूर पार्टियों के साथ, जैसे इंग्लैंड में चार्टिस्टों के साथ और अमेरिका में कृषि सुधारकों के साथ, कम्युनिस्टों का संबंध स्पष्ट किया जा चुका है। कम्युनिस्ट मजदूर वर्ग के तात्कालिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, उसके सामयिक हितों को प्रवर्तित करने के लिए लड़ते हैं, लेकिन आज दिन के आंदोलन में वे साथ ही इस आंदोलन के भविष्य का भी प्रतिनिधित्व करते हैं और उसका ध्यान रखते हैं। फ्रांस में रूढ़िवादी और आमूलवादी बुर्जुआओं के खिलाफ कम्युनिस्ट सामाजिक जनवादियों के साथ एका कायम करते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए वे महान क्रांति के दिनों से परंपरागत रूप में चली आती हुई लफ्ज़ी फेजेस और भ्रांतियों के प्रति आलोचनात्मक रुख अपनाने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखते हैं। उस समय इस पार्टी का प्रतिनिधित्व संसद में लेद्रू रोलें, साहित्य में लुई ब्लां और दैनिक पत्रों में ल रिफॉर्म करता था। सामाजिक जनवाद का नाम उसके आविष्कारकों के अनुसार जनवादी अथवा गणतंत्रवादी पार्टी के उस हिस्से का द्योतक था जो कमोबेश समाजवाद के रंग में रंगा था। स्विट्जरलैंड में वे आमूलवादियों का समर्थन करते हैं, लेकिन इस बात को भुलाए बिना कि यह पार्टी परस्पर विरोधी तत्वों के मेल से बनी है। कुछ तो उसमें फ्रांसीसी अर्थ में जनवादी समाजवादी हैं और कुछ आमूलवादी बुर्जुआ। पोलैंड में वे उस पार्टी का समर्थन करते हैं जो कृषि क्रांति को राष्ट्रीय मुक्ति की पहली शर्त मानती है और जिसने 1846 में कतेको विद्रोह की आग सुलगाई थी। जर्मनी में वहां का बुर्जुआ वर्ग जहां तक क्रांतिकारी ढंग से कार्रवाई करता है, वहां तक वे उसके साथ मिलकर निरंकुश राजतंत्र, सामंती भूस्वामियों और निम्न बुर्जुआओं के खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन वे मजदूर वर्ग को सर्वहारा और बुर्जुआ वर्ग के शत्रुतापूर्ण विरोध का यथासंभव स्पष्ट से स्पष्ट बोध कराने का क्षण भर के लिए भी नहीं रोकते, ताकि जर्मन मजदूर उन सामाजिक और राजनीतिक अवस्थाओं को जिन्हें बुर्जुआ वर्ग को अपने प्रभुत्व के साथ अनिवार्यत लागू करना होगा, सीधे बुर्जुआ वर्ग के विरुद्ध हथियारों के रूप में इस्तेमाल कर सकें, और ताकि जर्मनी में प्रतिक्रियावादी वर्गों के पतन के बाद तुरंत स्वयं बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत हो सके। जर्मनी की ओर कम्युनिस्ट खास तौर से इसलिए ध्यान देते हैं कि वह देश ऐसी बुर्जुआ क्रांति के द्वार पर खड़ा है जिसका यूरोपीय सभ्यता की अधिक उन्नत अवस्थाओं में और इंग्लैंड के 17वीं शताब्दी और फ्रांस के 18वीं शताब्दी के सर्वहारा की तुलना में अधिक उन्नत सर्वहारा को लेकर संपन्न होना अव्यंभावी है, और इसलिए कि जर्मनी की यह बुर्जुआ क्रांति उसके बाद तुरंत ही होने वाली सर्वहारा क्रांति की उपक्रमणिका होगी। संक्षेप में, कम्युनिस्ट सर्वत्र विद्यमान सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध हर क्रांतिकारी आंदोलन का समर्थन करते हैं। इन तमाम आंदोलनों में वे प्रमुख प्रश्न के रूप में संपत्ति के प्रश्न को, चाहे उस समय उसका जिस अंश में भी विकास हुआ हो, सर्वोपरि स्थान देते हैं। अंतिम बात, वे सर्वत्र तमाम देशों की जनवादी पार्टियों के बीच एकता और समझौता कराने की कोशिश करते हैं। कम्युनिस्ट अपने विचारों और उद्देश्यों को छिपाना तिरस्करणीय समझते हैं। वे खुलेआम ऐलान करते हैं कि उनके लक्ष्य समस्त वर्तमान सामाजिक अवस्थाओं के बलात् प्रत्युत्क्षेपण द्वारा ही सिद्ध किए जा सकते हैं। कम्युनिस्ट क्रांति के भय से शासक वर्ग कांपते हैं, तो कांपें। सर्वहाराओं के पास अपनी बेड़ियों के सिवा खोने के लिए कुछ नहीं है।
जीतने के लिए उनके सामने सारी दुनिया है। वर्किंग मैन ऑफ ऑल कंट्रीज यूनाइट। दुनिया के मजदूरों, एक हो।